हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक एंड बियॉन्ड सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी सब्जेक्ट के एक या दो चैप्टर एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचा हुआ कंटेंट अगर आपने देखना है तो उसके लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें और बढ़िया से बढ़िया मार्क्स स्कोर कर सकें, बट साथ ही साथ आप लोग अपने करियर्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचें और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग अपना एक योगदान दें, आपका भी अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड इसी नोट पर हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम लोग अपनी क्लास 12 हिस्ट्री की जो तीसरी किताब है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 उसके सेकंड लास्ट चैप्टर या फिर यूं बोलूं कि थीम नंबर 14 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। अब हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ा था और पार्टीशन वगैरह का क्या इतिहास रहा है, क्या उसके रीजंस थे और क्या उसके बाद जब ये पूरा का पूरा इवेंट हुआ तो क्या घटनाएं घटी, उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत कर देख ली थी। सारा डिटेल में जो है हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़कर खत्म किया था, इसके एक एक टॉपिक को डिस्कस किया था। दूसरा फिर इसका वन शॉट रिवीजन वीडियो हम लोगों ने देखा था जिसमें हमने इस पूरे के पूरे चैप्टर को एंटायरिटी में एक ही सेशन में कवर किया था। फिर इसके ऊपर एनसीईआरटी, इसके ऊपर हम लोगों ने एमसीक्यूज वगैरह को देखा था जिसमें हमें ये समझ में आया था कि कितने तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकते हैं। आज का जो सेशन रहेगा इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इस चैप्टर में से सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस किस तरीके के बन सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उनका जवाब फिर अपने को किस तरह से देना है। सेंसिटिव टॉपिक भी है तो अपने को ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो जवाब अपने को लिखना है उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किस तरीके से जो है आपको उसको लोगों के सामने रखना है ताकि या फिर आपके एग्जामिनर के सामने रखना है ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स भी मिल सकें और सही तरीके से आप हर एक सवाल के साथ में न्याय कर सकें, जस्टिस कर सकें अपने आंसर राइटिंग में। तो सारी की सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है और हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक की, इस चैप्टर की, हमारा जो नॉलेज है उसको कहीं ना कहीं इनहैंस करने में भी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि हमें समझ में आएगा कि किस तरह से हमें अपना नॉलेज प्रेजेंट करना है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। चलें शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो जो पहला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा गया वो है व्हाट डिड द मुस्लिम लीग डिमांड थ्रू इट्स रिजोल्यूशन ऑफ 1940। 1940 का जो आपका रिजोल्यूशन था इसके तहत मुस्लिम लीग ने किस चीज़ की डिमांड की थी उसके बारे में हमको बातचीत करनी है। तो इसका जवाब हम लोग इस तरह से लिखना शुरू करेंगे कि मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 के दिन अपने एक सेशन में इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन पास किया था। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने अपने सेशन में एक इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन पास किया था। इनफैक्ट लाहौर सेशन था उसमें इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन पास हुआ था। इस रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम था सिकंदर हयात खान, जो पंजाब में उस वक्त में एक पार्टी हुआ करती थी यूनियनिस्ट पार्टी, उसके सर्वा या फिर उसके लीडर हुआ करते थे प्लस पंजाब के प्रीमियर हुआ करते थे। ठीक, तो ये जो आपका रेजोल्यूशन पास हुआ था इसके तहत मुस्लिम लीग ने ये डिमांड करी कि वो सारे इलाके जो मुस्लिम मेजॉरिटी के हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उनको ऑटोनॉमी चाहिए, वहां पर जो है आपकी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। देखिए बात यह है कि इलेक्शंस वगैरह होते थे, इलेक्शंस वगैरह के तहत जैसे आज की आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स बनती हैं उस तरीके से प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बना करती थी। तो मुस्लिम लीग वालों का कहना यह था कि वो सारे इलाके जो मुस्लिम मेजॉरिटी हैं वहां पर जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनेंगी वहां उन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा आप कह सकते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट मांग रहे थे या फिर आप ज्यादा ऑटोनॉमी मांग रहे थे। वो चाहते थे कि बाकी इलाकों में जितना सेंट्रल गवर्नमेंट की दखल अंदाजी होती है उससे कम दखल अंदाजी यहां पर होनी चाहिए। हमको ज्यादा इंडिपेंडेंस अपना काम करने के लिए चाहिए, हम ज्यादा अपने मामलों में फैसले लेना चाहते हैं, उसमें हम ज्यादा आपकी दखल अंदाजी नहीं चाहते। ये जो है इन लोगों ने एक डिमांड रखी थी उन सारे इलाकों के लिए जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम मेजॉरिटी थे या फिर हैं। प्रोमिनेंटली देखा जाए तो ऐसे दो इलाके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक तो आपका जो आज का प्रेजेंट डे पाकिस्तान का इलाका है वो सारा का सारा पोर्शन वगैरह हो गया, और दूसरा जो बंगाल का प्रोविंस हुआ करता था। बंगाल से मेरा मतलब आज का बंगाल नहीं है, इसमें बांग्लादेश इंक्लूड करके बात करेंगे तो ये पूरी की पूरी जो प्रोविंस थी ये मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस हुआ करती थी। तो ये जो आपका क्षेत्र है इन दोनों क्षेत्रों में आपको प्रोमिनेंटली मुस्लिम मेजॉरिटी मिलती थी और मुस्लिम लीग जो है वो बोल रही थी कि इन इलाकों में ज्यादा ऑटोनॉमी हमको चाहिए। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात यहां पे निकल कर आती है कि इस रिजोल्यूशन में कहीं पर यह मेंशन नहीं किया गया था कि ये जो आपका देश का पार्टीशन चाहते हैं या फिर ये पाकिस्तान का क्रिएशन चाहते हैं। आज की तारीख में पाकिस्तान में ये बोला जाता है कि लाहौर रिजोल्यूशन जो पास हुआ था 23 मार्च 1940 को, ये बेसिकली पाकिस्तान रिजोल्यूशन था। वो लोग इसको पाकिस्तान रिजोल्यूशन के नाम से ही डिस्कस करते हैं, मगर पूरे रिजोल्यूशन में कहीं पर जो है पाकिस्तान शब्द का जिक्र नहीं आया है सच। उसमें यह नहीं बोला गया कि हम पार्टीशन चाहते हैं देश का या फिर हम लोग पाकिस्तान नाम का एक नया देश बनाना
चाहते हैं। इनफैक्ट जब बाद में ये बात निकल कर आने लगी कि आपने रिजोल्यूशन में जो ऑटोनॉमी मांगी है, इसका तो मतलब ही यही निकलता है कि हमें एक देश चाहिए। जब इस तरीके के इंटरप्रिटेशन होने लगे तब सिकंदर हयात खान, जिस आदमी ने खुद इसको लिखा था, उसने ये बोला कि भाई मैं ये अलग देश बनाने की मांग का मैं समर्थन नहीं करता। मैं ये जरूर है कि आपके वो जो प्रोविंसेस वगैरह उनकी ऑटोनॉमी की बात मैंने लिखी थी, बट इसका अगर आप ये मतलब निकाल रहे हो कि मैं एक देश बनाने की बात कर रहा हूं तो आप गलत हो, मैं इस आइडिया को सपोर्ट नहीं करता। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये कि 1940 का जो रिजोल्यूशन है जिसके बेसिस पे पाकिस्तान आज ये बोलता है कि ये आपका पाकिस्तान फॉर्मेशन का रिजोल्यूशन है, उसे इनफैक्ट पाकिस्तान रिजोल्यूशन के नाम से भी डिस्कस किया जाता है पाकिस्तान में आज की तारीख में, उसको लिखने वाला बंदा ये बोल रहा है कि मेरा ये मतलब नहीं था, और अगर तुम ये मतलब समझ रहे हो जो तुम समझ रहे हो तो भाई तुम गलत हो। ये मतलब बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यहां पे निकल कर आती है। उन्होंने ये बोला, या उस सिकंदर हयात खान ने ये बोला कि उसका मतलब था लूज फेडरेशन विद अ लॉट ऑफ ऑटोनॉमी फॉर द स्टेट्स। मतलब ये कि एक ऐसा देश बनाया जाए जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की का जो है ज्यादा दखल अंदाजी ना हो और स्टेट्स वगैरह के पास में अपने फैसले लेने के लिए बहुत ज्यादा जो है आजादी होनी चाहिए। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपको देखने को मिलता है कि स्टेट्स वगैरह को बहुत ज्यादा जो है आजादियां दी गई हैं अपने फैसले वगैरह लेने के लिए, बहुत सारी इंडिपेंडेंस उनको या बहुत सारी ऑटोनॉमी उनको दी गई है। इस तरीके की लूज फेडरेशन बनाने की बात जो है सिकंदर हयात खान बोल रहा था कि उसने इस रेजोल्यूशन के तहत में करी थी, और ये जो आपने उसमें से बाद में मसला निकाल दिया और ये बोलने लगे कि इसमें तो पाकिस्तान की बात है ये और वो, ऐसा कुछ था नहीं और ऐसा कुछ लिखा भी हुआ नहीं था उसमें। तो इस तरीके से जो है ये जवाब अपना बनकर तैयार हो जाएगा। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why did some people think of partition as a very sudden development? अगला जो क्वेश्चन है इसमें यह पूछा गया है कि कुछ लोग जो हैं पार्टीशन को अपने आप में एक बहुत सडन डेवलपमेंट क्यों मानते हैं, यानी कि वो ऐसा क्यों मानते हैं कि ये जो डिमांड है ये काफी लंबे वक्त से नहीं हो रही थी, ये एक दिन दो दिन, ये मतलब ऐसा नहीं था कि आपका कई सालों से चल रही हो और एकदम उसके बाद में फिर जो है इस डिमांड को एक्सेप्ट किया गया। जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो आज़ादी का मूवमेंट था वो बहुत लंबे वक्त से चल रहा था और फाइनली जाके आज़ादी मिली, ऐसा नहीं हुआ था। कई लोगों का ऐसा मानना है कि पार्टीशन की डिमांड एकदम से उठी और ये एकदम से जो है पूरी कर दी गई, या फिर एकदम से ये उठी और फिर एकदम हौच पौच में जो है चीज़ें हो गई। तो सवाल ये पूछा गया कि कुछ लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि पार्टीशन एकदम से एक सडन डेवलपमेंट था, एकदम से एक डिमांड उठी और उसमें फिर एकदम से कुछ जो है फैसला ले लिया गया, निर्णय ले लिया गया, अब ये हमको बताना है। तो इसका जो जवाब है वो ये बनेगा कि कुछ लोगों को ऐसा इसलिए को जो आपका ये जो फैक्ट है कि पार्टीशन एक सडन डेवलपमेंट था, ये इन फॉलोइंग फैक्टर्स के चलते लगता है। सबसे पहले तो 23 मार्च 1940 को जो रिजोल्यूशन था उसमें मुस्लिम लीग ने ये डिमांड किया था कि भाई आपको मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज जो हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, वहां पर आपको ऑटोनॉमी चाहिए, एक डिमांड ये करी गई थी। बाद में पंजाब असेंबली में सिकंदर हयात खान जो पंजाब का प्रीमियर था उसने ये बोला, जिसने ये आपका जो ये पूरा का पूरा रिजोल्यूशन जो है ड्राफ्ट किया था, उसने रीइटरेट किया हिज प्ली फॉर अ लूज बट यूनाइटेड कन्फेडरेशन विद कंसिडरेबल ऑटोनॉमी फॉर द कन्फेडरेटिंग यूनिट। मतलब उसने इस बात को फिर रिपीट किया कि भैया हमें अलग देश नहीं चाहिए। वो आदमी जिसने ये पूरा का पूरा रिजोल्यूशन लिखा है, जिसको मुस्लिम लीग बाद में फिर आपका पाकिस्तान रिजोल्यूशन बोलने लगी, उस आदमी ने जिसने इसको लिखा था, ड्राफ्ट किया था, वो भाई आपका ये बोलता है कि भाई मेरी ये डिमांड है कि आपके जो राज्य या फिर आपके जो प्रोविंसेस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए और एक लूज फेडरेशन बनना चाहिए। मैं कहीं पे भी ये नहीं बोल रहा कि आपको एक नया देश बनाना है या फिर आपको जो है देश से, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से अलग होना है। The period between the above resolution and the partition was only 7 years. अब इंटरेस्टिंग बात ये निकल कर आती है कि कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई कई दशकों तक लड़ी थी कि हमको भारत जो है आज़ाद कराना है, मगर 1940 में जो रिजोल्यूशन है, जिसे आज की तारीख में पाकिस्तान वाले पाकिस्तान रिजोल्यूशन बोलते हैं, जिसमें पाकिस्तान शब्द का जिक्र तक नहीं है, इस रिजोल्यूशन के पास होने में और उससे लेके पार्टीशन होने तक का, ये जो देश टूटने तक का जो इवेंट हुआ है, इसमें सिर्फ 7 साल लगे। मतलब ये बहुत जल्दी जल्दी घटनाएं हुई हैं। अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस तरीके के बड़े इवेंट्स में वक्त लगता है, मगर अगर इस पर्टिकुलर इवेंट की बात की जाए तो इसमें उतना वक्त नहीं लगा, ये 7 साल के अंदर अंदर हो गया। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये चीज जो है बहुत सडनली हुई है। नो वन वॉज श्योर अबाउट व्हाट वुड हैपन टू पीपल्स लाइफ इन फ्यूचर। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि कई लोगों को ये पता ही नहीं था कि अगर ये देश बढ़ गया या फिर इस देश के टुकड़े हुए, पूज्य मातृभूमि अगर इस तरह से डिवाइड होती है तो फिर उस केस में लोगों की जिंदगी का क्या होगा, क्योंकि वो इलाके जहां मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं, ऐसा तो है नहीं कि वहां पे कोई नॉन मुस्लिम्स नहीं रहते, और वो इलाके जो हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं, ऐसा भी नहीं है कि वहां पे आपके मुस्लिम्स नहीं रहते। तो फिर ये आपका बेसिकली आप देश अगर रिलीजन के बेसिस पे बंटवा रहे हो तो फिर उसके बाद क्या होगा, जो लोग आपके डिफरेंट रिलीजन्स के आपके दोनों आपके जो देश बनेंगे उसमें रह जाएंगे, उनका क्या होगा। इस तरीके का जो एक प्रश्न चिन्ह था वो काफी लोगों के दिमाग में था। कई लोगों के पास इसका प्रॉपर जवाब भी नहीं था, कई लोग श्योर नहीं थे इस बात को लेकर। अब इसी के चलते फिर बाद में आपका माइग्रेंट्स का एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन गया। दिस इज व्हाई मेनी माइग्रेंट्स इन 1947 थॉट दे वुड रिटर्न एज
सून एज पीस प्रिवेल्ड अगेन। यहां पे इनफैक्ट ये भी चीज हुई है कि कई लोग पहले पाकिस्तान चले गए और उनका ख्याल ये था कि बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तो फिर उनको इंडिया लौट कर आ जाना है। और कई लोग ऐसे थे भी जो पहले पाकिस्तान के इलाकों में चले गए, फिर बाद में लौटकर वापस इंडिया आके यहाँ पे बसे भी हैं। तो इस तरीके से कई सारे लोगों के मन में कई सारे कंफ्यूजन थे, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पे होने क्या वाला है। कई लोग इसलिए अपने अपने घर बार और सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गए कि जब चीजें ठीक हो जाएंगी तो फिर लौट कर आ जाएंगे, और ऐसा दोनों तरफ से हुआ। बाकी हालांकि बाद में समझ में आया ऐसा कुछ हो नहीं सकता। इनफैक्ट आपका ये जो इनिशियल पीरियड है उसमें जिन्ना खुद भी जो है ये डिमांड सीरियसली नहीं उठा रहा था। उसका ख्याल ये था कि ये जो मैं डिमांड उठा रहा हूं इसके चलते मुझे थोड़ा ज्यादा बार्गेनिंग की पावर मिल जाएगी, जो चीजें मैं जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस की जो ऑटोनॉमी की बात है और बाकी सारी चीजें मैं उसमें थोड़ा डीलिंग वगैरह कर लूंगा। मगर उसने ये खुद नहीं सोचा था कि ये जो डिमांड्स हैं इनको मान लिया जाएगा या मसला इतना खराब हो जाएगा, इतना वायलेंस हो जाएगा और सारी चीजें। इसलिए अल्टीमेटली जो है फिर वो ये जो डिमांड है जिसको इसने उठाया था, ये इस तरीके से जो है सीरियसली इफेक्ट कर जाएगी और देश सच में बढ़ जाएगा। ये ख्याल इसका भी नहीं था शुरुआती कुछ वक्त में। बाद में जब ये चीज दिखने लगी अपेरेंटली कि ये चीज हो सकती है, तो इसने फिर ऑब्वियसली इसके लिए बैकिंग वगैरह करी है, बट इनिशियल फेज में इसने भी इस डिमांड को सीरियसली नहीं उठाया था। तो इन सारी बातों के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुत आपका सडनली जो है चीज की गई है। बेसिकली एक पॉलिटिकल या राजनीतिक हथकंडा था जो आप कह सकते हैं सबके हाथ से निकल गया, जिन लोगों ने इस कार्ड को चला था। ही अडॉप्टेड इट ओनली एज अ बार्गेनिंग काउंटर टू गेन एडिशनल फेवर्स फॉर द मुस्लिम्स। तो यही बात जो यहाँ पे लिखी हुई है कि उसने भी सीरियसली इस डिमांड को नहीं उठाया था। वो सिर्फ इसको इसलिए उठाता था ताकि उसको लगता था कि ये करके मुसलमानों के फेवर में उसको थोड़ा ज्यादा जो है कुछ एडिशनल बेनिफिट्स वगैरह मिल जाएंगे, जो भी आपका आजादी के बाद का निगोशिएशन हो रहा था उसके लिए। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैज डिलेड द निगोशिएशंस विद द ब्रिटिश, बट द क्विट इंडिया मूवमेंट कंपेल्ड द ब्रिटिश टू negotiate with Indian leaders for transfer of power. After the World War II cabinet mission had recommended a loose three-tier confederation. This was initially accepted by all major parties, but later development led to partition. तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि वर्ल्ड वॉर 2 के पहले आपके अंग्रेजों के जो है निगोशिएशंस चल रहे थे कि अब आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। वर्ल्ड वॉर 2 आने के चलते वो निगोशिएशंस डिले हो गए। बाद में जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ तो उसके चलते वर्ल्ड वॉर चलते वक्त में भी अंग्रेजों को जो है हिंदुस्तानियों के साथ में बैठकर निगोशिएशन करने पड़े ट्रांसफर ऑफ पावर के, कि आप जब हम लोग यहां से जाएंगे तो उसके बाद फिर कौन रूल करेगा, कैसे करेगा, वगैरह वगैरह, इन सारी बातों को लेके। इसमें भी कैबिनेट मिशन जब आया वर्ल्ड वॉर के वक्त में भी जब कैबिनेट मिशन आया तो इन्होंने भी जो है एक 3-tier गवर्नमेंट वगैरह जो है उसको बनाने की बात की। एक 3-tier कन्फेडरेशन बनाने का जो है इन्होंने एक मसौदा वगैरह सामने रखा। शुरू में लोगों ने इसको मान भी लिया था, दोनों तरफ से लोगों ने जो है मेजर पार्टीज वगैरह ने इसको मान लिया था, मगर बाद में फिर जो लेटर डेवलपमेंट्स वगैरह हुए उसके चलते अल्टीमेटली पार्टीशन वगैरह जो है हो गया, या फिर अल्टीमेटली पार्टीशन वगैरह का दंश हमको भोगना पड़ा। अगला क्वेश्चन आता है, हाउ डिड ऑर्डिनरी पीपल व्यू पार्टीशन। जो आपके ऑर्डिनरी लोग थे, जो आपके जन सामान्य लोग थे, वो पार्टीशन को किस तरह से देखते थे, अब हमको ये बताना है। चले देखते हैं इसे। तो जो अपना थर्ड क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है हाउ डिड ऑर्डिनरी पीपल व्यू पार्टीशन, जो आपके सामान्य लोग थे वो पार्टीशन को किस तरीके से व्यू करते थे। इसका जवाब हम लोग इस तरह से देंगे कि भाई सामान्य लोग जो थे उनके लिए पार्टीशन सिर्फ चैलेंजेस और सफरिंग्स लेकर आया। ठीक है, जो जिन लोगों ने करवाया उनमें से दोनों तरफ किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, वो अपने अपने घरों में महफूज रहे और उन्होंने उसके बाद में भी एक अच्छी जिंदगी जी। मगर जो सामान्य लोग थे, जो एकदम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के गरीब तबके के लोग थे, उनके लिए पार्टीशन कुछ और लेकर नहीं आया सिवाय चैलेंजेस के और सिवाय सफरिंग्स वगैरह के। ठीक है जी। द डिवीजन वॉज नॉट अ टेरिटोरियल डिवीजन फॉर देम, इट वॉज ऑल्सो नॉट अ पार्टी पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग फॉर देम, बट फॉर द ऑर्डिनरी पीपल पार्टीशन वॉज अ चैलेंज फॉर देम, इट बॉट माइजरी एंड ट्रबल्स टू देम। तो ऑब्वियसली बात है, ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि आज आपने जो है दोनों देशों या एक जो आपका देश हुआ करता था उसमें एक लाइन खींच के ये बोल दिया कि एक तरफ रहने वाले लोग आपके पाकिस्तानी कहलाएंगे और एक तरफ रहने वाले लोग जो हैं वो आपके हिंदुस्तानी कहलाएंगे। इतनी सिंपल बात नहीं थी। यहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे क्योंकि बंटवारा हुआ था, तो रिलीजन बेसिस पे फिर जो है फिर बहुत सी चीज़ें हुई हैं, दंगे फसाद हुए हैं, डिस्क्रिमिनेशन हुए हैं और बहुत ब्रुटैलिटीज़ वगैरह जो है देखने को मिली हैं। तो जो पर्टिकुलर जिस क्षेत्र में जो पार्टी जो है हावी थी, उसने वहाँ पर दूसरी जो आपकी पार्टी है उसके ऊपर ज़बरदस्त जो है आपका वायलेंस वगैरह किया और बहुत सी अनसेट ब्रुटैलिटीज़ वगैरह करी हैं। पंजाब में तो एक अच्छा खासा मैसेकर ही हो गया था। लगभग आप ये कह सकते हैं 16 महीनों तक एक सिविल वॉर लड़ना पड़ा इस देश को, या फिर ये जो देश से दो हिस्से निकल कर आए उन दोनों इलाकों में लगभग
लगभग एक सिविल वॉर जैसी परिस्थितियां जो है बनकर तैयार हो गई थी। बिसाइड दिस, ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक पार्टी पॉलिटिक्स थी, एक राजनीति थी, या एक राजनीति जो चल रही थी उसका नतीजा था। मगर सामान्य लोगों ने इसकी कीमत जो है अपनी जिंदगी देकर चुकाई है। लाखों लोग मारे गए इस पर्टिकुलर चीज में। रफ से रफ एस्टिमेट यह है कि 1 मिलियन या फिर 10 लाख के करीब लोग जो है पूरे पार्टीशन के वक्त में मरे थे। अब ये तो खैर एक कंजर्वेटिव आंकड़ा है, कई लोग बोलते हैं इससे ज्यादा लोग मरे थे, पर पॉइंट यह है कि लाखों लोग जो है बेघर हो गए। दोनों तरफ आपको एक आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएटेड ह्यूमन माइग्रेशन इतना बड़ा जो है मॉडर्न हिस्ट्री में देखने के लिए नहीं मिलता। और ये पूरी की पूरी जो आपकी कह सकते हैं जनता है एक बड़े लेवल पर, खासतौर पर पंजाब और बंगाल के इलाकों में, उनके लिए माइजरीज और ट्रबल्स वगैरह लेकर आई थी। ठीक है जी। It meant death of their loved ones, loss of property and wealth. Partition also uprooted them from their paternal land. People were forced to live in refugee camps. तो पार्टीशन का मतलब कई लोगों के लिए ये आया कि उनके जो सबसे लव्ड वंस थे अपने घर परिवार के लोगों में, कई लोगों की मृत्यु उनको देखना पड़ी, और इससे ज्यादा बुरी बुरी चीजें हुई हैं, महिलाओं के साथ में ब्रुटैलिटीज वगैरह हुई हैं, ये सारी चीजें बर्दाश्त करना पड़ी, ये सब देखना पड़ा, इसके ट्रॉमास के साथ में जीना पड़ा। कई लोग इन ट्रॉमास को बर्दाश्त नहीं कर पाए और दे वेंट इनसेन, एंड उसके बाद पागल हो गए और सारी चीजें हुई। बहुत नाटक जो है यहां पर आपको देखने को मिला। इसी तरीके से जो प्रॉपर्टी का लॉस है, अब अपना सब कुछ जो जिंदगियों से या पीढ़ियों से पुश्तों से जो बनाया हुआ था सब छोड़ छाड़ के एक दिन आपको पता चलता है कि अब आपके हाथ से सब कुछ निकल गया, और आप जो कपड़े पहने और जो थोड़ा बहुत सामान ले लिया वो लेके अब अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर आप अपने आप को रखकर देखेंगे तब शायद आप समझ पाएंगे कि वो क्या हॉरर्स थे जो पार्टीशन के विक्टिम्स ने फेस किए थे। साथ ही साथ अपनी वेल्थ और जो भी सब है सब छोड़ना पड़ा पीछे। ये उसी तरीके से है कि एक भरी सर्दी में अगर आपको एक पतला सा स्वेटर दे के बोल दिया जाए कि अब आप जाओ, आपकी गर्म रजाई वजाई सब आपसे छीन ली गई है, जो स्थिति हो जाएगी आपकी लगभग पार्टीशन में अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे रेफ्यूजी की, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हुई थी। पार्टीशन ऑल्सो अपरूटेड देम फ्रॉम देयर पैटर्नल लैंड, पीपल वेर फोर्स्ड टू लिव इन रेफ्यूजी कैंप्स। तो वही बात है कि अपने जो पुरखों की जमीन थी, जहां पता नहीं कितनी शताब्दियों से हिंदुस्तानी जो रह रहे थे अपने वो लोग जो है आपका अपनी पुश्तैनी जमीनों से जो है उनको अपरूट कर दिया गया, उनको उखाड़ दिया गया, और वहां से फिर जो है उनको भागकर रेफ्यूजी कैंप्स में आके रहना पड़ा, और एक बहुत बुरी जिंदगी जो है आपको काटना पड़ी काफी लंबे वक्त तक। साथ ही साथ उनको एकदम एक नई जगह पे, जहां से उनका कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, वहां पे आके ऑल टुगेदर एक नई जिंदगी जो है एकदम फ्रेश आपको जो है स्टार्ट करना पड़ी। तो कुल जैसे कि एग्जाम्पल के लिए रावलपिंडी में रहने वाला कोई परिवार है, अब उसको सब छोड़ छाड़ के रावलपिंडी से या पंजाब का जो चकवाल का इलाका है वहां से, इधर उधर से, जो फिलहाल कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान का इलाका है, वहां से इनको जो है लाहौर वाहौर सब छोड़ छाड़ के दिल्ली में आना पड़ा। सर्दियों का मौसम है, ना सर ढकने के लिए कोई छत है, ना तन को ढकने के लिए कोई प्रॉपर आपके पास कपड़े हैं, ना खाने के लिए कोई ढंग का खाना है। ऐसी परिस्थिति में आप रेफ्यूजी कैंप में दिल्ली की सर्दी में पड़े हुए हो। ठीक है जी। और एक अच्छे वेल टू डू फैमिली से थे या फिर एक ठीक ठाक खाते पीते परिवार से आप जो आए हुए थे। अब ऐसी परिस्थिति में जो है आपको एकदम ऑल टुगेदर अब नई जिंदगी शुरू करनी है, सब कुछ एकदम स्क्रैच से बनाना है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप अपने आप को रखकर देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। इस लेवल तक की माइजरीज वगैरह जो है पार्टीशन में लोगों ने झेली थी। तो ऑर्डिनरी लोगों के लिए पार्टीशन जो है वो प्लीजेंट एक्सपीरियंस नहीं था, वो पेनफुल था, वो सफरिंग से भरा हुआ था, वो हॉरर लेकर आया। उसने जिंदगी को ऑल टुगेदर जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया और इस लेवल तक बदल दिया कि आप वो पहचान में नहीं आ रहे थे। कल तक वो कुछ और थे और उसके बाद में ऑल टुगेदर जो है उनकी जिंदगी कुछ और हो गई। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको आप मतलब कम शब्दों में नहीं बांध पाएंगे। तो इस तरीके से सवाल का जवाब होता है। अगला, व्हाट वेर महात्मा गांधी आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट पार्टीशन। महात्मा गांधी का क्या आर्ग्यूमेंट हुआ करता था पार्टीशन के खिलाफ, वो अब हमको बताना है। तो महात्मा गांधी का जो आर्ग्यूमेंट था पार्टीशन के खिलाफ, उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, फॉलोइंग वेर द मेन पॉइंट्स ऑफ महात्मा गांधी आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट पार्टीशन, और उसके बाद में अपना जवाब शुरू कर सकते हैं। अब जो मेन पॉइंट्स हैं जो हम लोग इसमें उतारेंगे वो है, महात्मा गांधी वॉज इन फेवर ऑफ यूनिटी अमॉन्ग वेरियस कम्युनिटीज ऑफ द कंट्री। ही वॉज अ फर्म सपोर्टर ऑफ रिलीजियस हार्मनी। ही नेवर सपोर्टेड द आइडिया ऑफ पार्टीशन। He did not want the separation of Muslims from Hindus who had been living together for centuries. तो महात्मा गांधी जो थे वो ये नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो। वो चाहते थे कि आपके देश में जो आपकी मेजॉरिटी और सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, या जो आपकी डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, इनके बीच में यूनिटी बनी रहे। वो रिलीजियस हार्मनी के फर्म सपोर्टर हुआ करते थे और उन्होंने कभी भी पार्टीशन के आइडिया को सपोर्ट नहीं किया। साथ ही साथ वो नहीं चाहते थे कि देश जो है उसमें बंटवारा हो और लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी जो इस देश की हैं, जो काफी लंबे वक्त से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं साथ में, उनके बीच में जो है इस तरीके का रिलीजियस बेसिस पर डिवीजन वगैरह किया जाए। तो उनके व्यूज अगर देखा जाए तो पार्टीशन जो है वो रॉन्ग था, पार्टीशन जो है गलत था। वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे इंडिया को अनडिवाइडेड रखने के लिए, मगर पार्टीशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि बाद में उन्होंने फिर पार्टीशन को एक्सेप्ट किया।
इसके अलावा तो कुल मिलाकर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पार्टीशन की डिमांड थी, कुल मिलाकर गांधी जी उसके खिलाफ थे, गांधी जी जो है उसके फेवर में नहीं थे, और इस चीज को रोकने के लिए उन्होंने जितना हो सका किया, मगर जब तक अल्टीमेटली पार्टीशन का वक्त आया तब तक वो इस स्थिति में नहीं थे, वो इस पोजीशन में नहीं थे पॉलिटिकली, या फिर सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या कांग्रेस में जो पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि वो इसको रोक सकते, और अल्टीमेटली इस चीज को किया गया। और उसके बाद में फिर गांधी जी ने उसके पार्टीशन में जो के बाद जो आपके आफ्टर इफेक्ट्स आए उनको कम करने के लिए अपनी तरफ से जो कोशिशें हो सकी करी, एंड बाकी सारी बातें हम लोगों को पता ही हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये सब कुछ जो है हुआ है। इसके अलावा इनका ये भी कहना था कि आपका जो रिलीजन है वो ज़िंदगी का सिर्फ एक पार्ट है, ऐसा नहीं कि रिलीजन सब कुछ हो जाता है। जैसे मुस्लिम लीग ने बोला था कि रिलीजन आप हर चीज़ में मिलाओगे, रिलीजन के बिना जो है ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ती, आप सांस नहीं ले सकते, इस तरीके से नहीं होता है। गांधी जी का कहना ये था कि रिलीजन जो है ज़िंदगी का सिर्फ एक पार्ट है। इनफैक्ट कांग्रेस का भी ये स्टैंड था कि रिलीजन ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा होता है, ज़िंदगी पूरी नहीं होती है, इसमें और भी चीजें आ जाती हैं, कल्चर आ जाता है, लैंग्वेज आ जाती है, ट्रेडिशंस आ जाते हैं, रहन सहन आ जाता है, खान पान आ जाता है, बहुत सी चीजें आ जाती हैं। जिससे एक सामान्य बात हम लोग उठाते हैं कि आप किसी भी रिलीजन के हो सकते हो। एक लेट से पंजाबी हिंदू ले लेते हैं और एक पंजाबी मुस्लिम ले लेते हैं, और एक आपका बंगाली मुस्लिम ले लेते हैं और एक बंगाली हिंदू ले लेते हैं। लेट से ये 4 लोग अब लंदन में जाके काम कर रहे हैं, तो जो पंजाबी मुस्लिम और पंजाबी हिंदू हैं वो ज्यादा अच्छे से जेल अप करेंगे, क्योंकि उनका कल्चर सेम है। रिलीजन डिफरेंट है वो एक अलग बात है, मगर वो एक ही भाषा बोलते हैं, तो लैंग्वेज का एक तो आपका ये हो जाएगा। आपने भी नोटिस किया होगा, किसी लेट से आप ऐसी जगह पर जाओ जहां कोई आपकी लैंग्वेज नहीं बोलता, और एकदम से आपको कोई अपनी लैंग्वेज बोलने वाला मिले तो उसके साथ एक अलग कनेक्शन लगता है। ये जो है वो कल्चर होता है। खान पान जो है वो एग्जैक्टली एक जैसा है, आपकी ईटिंग हैबिट्स एक जैसी हैं, डाइटरी प्रैक्टिसेस एक जैसी हैं। आप एक जगह से आते हो तो आपका जो है कुल मिलाकर आपको समझ में आप एक दूसरे के साथ में अच्छे से गेट अलॉन्ग करोगे। एग्जैक्टली यही बात एक बंगाली हिंदू और एक बंगाली मुस्लिम पे लागू होती है कि वो भले डिफरेंट रिलीजन हैं, मगर अगर वो आउट ऑफ नोवेयर लंदन या किसी दूसरी जगह पे मिलेंगे तो वो आपस में ज्यादा अच्छे से जेल करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज सेम है, पहली चीज। दूसरा ये कि आपका जो रहन सहन है, खान पान है, वो सारी चीजें सेम है। तो गांधी जी का भी यही कहना था कि देखिए ऐसा है, हम एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही खाना खाते हैं, एक ही जैसा पानी पीते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, और हम लोग पीस एंड हार्मनी में रहते हैं। तो सिर्फ रिलीजन अलग हो जाने से ऐसा नहीं हो जाता है कि हम दो अलग अलग जानवर हो गए हैं, एक नस्ल का जानवर एक हो गया और एक नस्ल का जानवर दूसरा हो गया, ऐसा नहीं है तो हम इंसान। एक पर्टिकुलर बिलीफ, आपका सिस्टम चेंज हो जाने पर से आप जो है ऑल टू ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ इसी चीज के बेसिस पर जो है अपने को देश तोड़ लेना चाहिए, इसको अलग कर लेना चाहिए। तो ये सारे जो है इनकी पॉइंट हुआ करते थे, जिसके बेसिस पर हमको समझ में आता है कि गांधी जी ने आखिरी मोमेंट तक जो है कोशिशें करी थी अपनी तरफ से कि किसी भी तरीके से जो है इसको रोका जाए। एंड हालांकि उन्होंने, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला था साथ ही साथ उन्होंने ये इसमें ये भी बोला था कि इसको जितना हो सके अपनी तरफ से रोकने की कोशिश की जाए। मगर अल्टीमेटली जब ये सेपरेशन हो भी गया तब भी उन्होंने ये बोला कि भाई दिल से कभी आप अपना जो है सेपरेशन को मत एक्सेप्ट करना, अपने मन में किसी के लिए एनिमिटी मत रखना, किसी के लिए जो है अपना दुराग्रहपूर्ण व्यवहार मत लेकर आइए, और एक नॉर्मल जो है एक पीसफुल किस्म की जो है अपना एक एग्जिस्टेंस अपने को बना के रखने की कोशिश करनी है। तो ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स वगैरह यहां पर दिए गए थे। चलें आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, अब इसमें पूछा गया है व्हाई इज पार्टीशन व्यूड एज एन एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट मेकर इन द साउथ एशियन हिस्ट्री। साउथ एशियन हिस्ट्री में पार्टीशन को एक इंपॉर्टेंट इवेंट के तौर पर या फिर एक एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट इवेंट के तौर पर या मार्कर के तौर पर क्यों जाना जाता है, वो अब हमको बताना है। व्हाई इज पार्टीशन व्यूड एज एन एक्सट्रीमली मार्कर इन द साउथ एशियन हिस्ट्री। तो इसका जवाब हम लोग ये देंगे कि भाई पाकिस्तान का बनना या पार्टीशन जो है इसको एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट मार्कर के तौर पर इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसके कुछ सर्टेन रीजंस हैं, और वो रीजंस आर एस फॉलोज हैं। और उसके बाद में फिर रीजंस हम लोग लिखना शुरू करेंगे कि भाई पार्टीशन के वक्त में हुआ ये कि कई सारे आपके जो सेवरल 100,000 लोग थे वो मारे गए, यानी कि लाखों की संख्या में जो है लोग जो है मारे गए, और बहुत बड़े लेवल पर जो है महिलाओं के साथ में बेअदबी हुई, उनका एब्डक्शन हुआ, और काफी सारी चीजें जो है आपको देखने को मिली थी। पहला तो ये रीजन था। दूसरा ये कि 15 मिलियन के करीब जो पीपल हैं, और ये एक रफ एस्टिमेट है, नंबर इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, 15 मिलियन के करीब जो पीपल हैं, लोग जो हैं उनको फ्रंटियर के दोनों तरफ इधर उधर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मतलब अगर कोई आदमी वो इलाके में रह रहा था जो पाकिस्तान में चला गया और वो इंडिया आना है, तो उसके लिए उसको अपना सब कुछ छोड़ के आना पड़ा, और कोई ऐसा आदमी जो इंडिया में रह गया मगर उसको पाकिस्तान जाना है, उसको सब कुछ छोड़कर फिर पाकिस्तान जाना पड़ा। तो 15 मिलियन के करीब जो लोग हैं उनको अपने फ्रंटियर्स वगैरह को जो है उनको क्रॉस कर एकदम ऑल टुगेदर एक नई जगह पर जो है जाना पड़ा। और मजे की बात यह है कि इंडिपेंडेंस मिलने के 2 दिन पहले तक उनको सर्टेनिटी नहीं थी इस बात को लेकर कि ये क्या होना है क्या नहीं होना है। जब एकदम से
से बात क्लियर हुई इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में कि आपको फिर ये सब छोड़ना पड़ेगा और सारी चीजें होंगी, तो उसके बाद में कियोस मच गया। ये कह सकते हैं कि वो अपना सब कुछ उनका जो है उनके हाथ से चला गया। लाखों की संख्या में लोग जो है वो होमलेस हो गए और अपना उनका जो लोकल रीजनल कल्चर था, उनके जो यादें थी, मेमोरीज थी, सब जो है खत्म कर कर एक नई जगह पे जाकर उनको एक नई जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। बिसाइड दिस, पार्टीशन के बाद में जो वायलेंस हुआ, पार्टीशन के पहले भी जो वायलेंस हुआ और उसके बाद काफी लंबे वक्त तक ये जो वायलेंस चलता रहा, ये बेसिकली एक सिविल वॉर की तरह था, जिसमें आपके सिविलियंस एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू थे। तो एक सिविल वॉर जो है वैसी परिस्थितियां यहां पर आपको देखने को मिल रही थी और दोनों तरफ से जो है बाकायदा कोशिशें की गई थी कि दूसरे तरफ की पूरी पॉपुलेशन या कम्युनिटी जो है उसको साफ कर दिया जाए, वाइप आउट कर दिया जाए, उनको एनिमीज की तरह जो है ट्रीट किया जा रहा था। ये सारी की सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल रही थी। तो ये बहुत एक कह सकते हैं भयावह सिचुएशन जो है बना दी गई थी। बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि भयानक किस्म की जो है परिस्थितियां बन गई थी। इंसान का इतना पाशविक चेहरा भी हो सकता है वो पार्टीशन के हॉरर्स की और पार्टीशन से रिलेटेड हॉरर्स की जो स्टोरीज हैं उसमें हमको देखने को मिलता है। और ये एक तरफ की बात नहीं है, दोनों तरफ से इस तरीके की चीजें की गई थी। चलें, तो इसके अलावा लोगों की बात की जाए तो वो इस पूरी की पूरी परिस्थिति को कई सारे नामों से बुलाते थे। कई लोग मार्शल लॉ बोलते थे, कई लोग जिनसे मार्शल लॉ प्रोनाउंस नहीं होता था तो माशाअल्लाह बोलने लगे थे उसको, कई मारा मारी बोला करते थे। आज भी जो है अगर आप उत्तराखंड वगैरह के जो मैदानी इलाके हैं, हरिद्वार वगैरह में जाएंगे, वहां पूछेंगे कि पार्टीशन को क्या नाम से जाना जाता है, तो आज भी शब्द इस्तेमाल होता है हुल्लड़, रौला या फिर हुल्लड़ शब्द जो है इस्तेमाल किए जाते थे, जिसका मतलब होता था डिस्टर्बेंस, ट्यूमल्ट, अप्रोर। कई बार इसको हॉलोकॉस्ट के नाम से भी जो है जाना जाता है, कई बार लोग इसको हॉलोकॉस्ट शब्द भी जो है इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जितनी भी मारकाट हुई इसमें एक बात है कि ये स्टेट ड्रिवन एक्सटर्मिनेशन नहीं था। स्टेट की तरफ से जो है मतलब ये नहीं बोला गया अपनी फौजों को कि जाके लोगों को मारो काटो, इस तरीके की चीजें हैं। जो भी वायलेंस हुआ है वो आपका लोगों के बीच में हुआ। अब हालांकि उसके लिए पॉलिटिक्स जिम्मेदार थी, उसके लिए पूरा एक जहरीला माहौल जो बनाकर तैयार किया गया था, कम्युनल एटमॉस्फेयर जो क्रिएट हुआ था, उसका एक बड़ा रोल था। मगर हाँ, ये नहीं है कि स्टेट ने खुद अपने लोगों को बोल दिया हो कि आप उतर जाइए और वायलेंस वगैरह करिए। ये चीज जो है आप कह सकते हैं। कुल मिलाकर इसके अलावा जो एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो ये है कि पार्टीशन के चलते आपका पाकिस्तान के इलाके में हिंदुस्तान से नफरत करने वाले लोग जन्म ले गए, या फिर इंडिया हेटर्स वहां पे जन्म उनका जो है जन्म हुआ। और इंडिया की बात की जाए तो यहां पे पाकिस्तान हेटर्स जो हैं उनका जन्म हो गया। हालांकि ये एक ही जैसे लोग हैं, 1947 के पहले ये एक ही जैसे लोग हुआ करते थे, इनके बीच में ये इंडिया पाकिस्तान का कंसेप्ट नहीं था। तो ये उस लेवल की नफरतें नहीं थी जिस लेवल की नफरतें आज की तारीख में अपने को देखने के लिए मिलती हैं। वक्त के साथ में कुल मिलाकर ये उसी तरह से था कि जहर जो है बढ़ता चला गया, कंसंट्रेशन जो है जहर का ज्यादा बढ़ता चला गया। और आज की तारीख में आप देखें तो सीवियर एनिमिटी जो है आपको देखने को मिलती है। मगर मजे की बात यह है कि बेसिकली ये सेम लोग हैं, एक ही नस्ल के लोग हैं, एक ही जैसा इनका जो है थॉट प्रोसेस है, एक ही जैसी इनकी हरकतें, एक ही जैसा बिहेवियर है, कंडक्ट है, मॉरल बिहेवियर, सोशल वैल्यूज लगभग एक जैसी हैं। रिलीजियस एक रिलीजन की प्रैक्टिस अगर आप अलग हटा देंगे तो मोर और लेस ये एक जैसे लोग हैं। मगर नफरतें दोनों तरफ आप देखोगे तो अनपैरेलल्ड हैं। इस तरीके की नफरतें जनरली आपको कहीं और एक ही जैसे लोगों के बीच में देखने को नहीं मिलती। तो कुल मिलाकर हम लोग ये कह सकते हैं कि पार्टीशन जो है उसने 1947 में जो है देश का नुकसान नहीं किया है, सत्यानाश नहीं किया। वो आज तक जो है आपके जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो दो देश हैं इंडिया और फिलहाल जितने भी वक्त के लिए पाकिस्तान है, इस पूरे ये जो दो कंट्रीज वगैरह हैं इनके बीच में आज भी जो शेप ऑफ इवेंट्स हैं, जो भी आपके जो इवेंट्स हैं, जो आपका परसेप्शन है और जो आपका थॉट प्रोसेस वगैरह है, कहीं ना कहीं पार्टीशन की जो मेमोरीज और उसके ऊपर जो बिल्डअप हुआ है उसके ऊपर ये जो है डिपेंड करता है। दोनों तरफ के जो कम्युनल ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के प्रति सस्पिशन और हेट्रेड वगैरह क्रिएट करते हैं और इसके चलते इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स कभी ठीक नहीं हो पाया। इसके चांसेस भी फ्यूचर में कम ही दिखते हैं कि ऐसा कुछ हो पाए। तो ये जो है पार्टीशन की लीगेसी है। पार्टीशन ने ये सारी की सारी चीजें जो है हिंदुस्तान को या इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बोलना चाहिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और उसके रहने वालों को दिए। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई वाज ब्रिटिश इंडिया पार्टीशन? अब अपने को यह बताना है कि ब्रिटिश इंडिया का आखिर पार्टीशन हुआ क्यों था, ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन करने की नौबत क्यों आ गई थी। देखते हैं सर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है व्हाई वाज ब्रिटिश इंडिया पार्टीशन। अब अपने को यह बताना है कि ब्रिटिश इंडिया को पार्टीशन क्यों हुआ था। ये जो पूरा का पूरा आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट था जिसके ऊपर अंग्रेज रूल किया करते थे, आखिर इसका बंटवारा हुआ क्यों? तो इसका जवाब हम लोग इस तरह से देंगे कि ये जो ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन है इसके पीछे कई सारे आपके फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें से जो मेजर फैक्टर्स हैं उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत करनी है। सबसे पहला जो आपका फैक्टर रहेगा या जिसमें हमको हेडिंग बनानी है
वो है रोल ऑफ कम्युनल पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। जो कम्युनल पार्टीज हैं उनका रोल और ऑर्गेनाइजेशंस जो कम्युनल बेसिस पे बनाई गई थी उनका जो रोल है वो एक बड़ा प्रोमिनेंट फैक्टर था जिसके चलते पार्टीशन वगैरह जो है उसकी डिमांड उठी। सेवरल हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स थिंक दैट द मेन पर्पस ऑफ द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग वाज टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स। इन रिटेलिएशन द हिंदू महासभा वाज फाउंडेड। द मुस्लिम लीग वाज डिमांडिंग more and more political rights for Muslims, and in retaliation of this some of the Hindus took step and established the Hindu Mahasabha in the year 1915. The Hindu Mahasabha also demanded more political rights and representation of Hindus in the different government organizations. Following in the footsteps the Sikh League was founded. तो पहला पॉइंट जो है कई सारे हिस्टोरियंस का ये मानना है कि आपका जो मुस्लिम लीग बनाया गया जिसका ये बताया जाता था कि मेन पर्पस था भाई आपके मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को सर्व करना, तो जब ये इस तरीके से एक रिलीजन के बेसिस पे एक पार्टी बनी या फिर एक पर्टिकुलर ये कम से कम दिखाने के लिए सही कि एक रिलीजन के बेसिस पर भाई हम लोग जो है पर्टिकुलर रिलीजन की पॉइंट ऑफ व्यू को आगे लाने के लिए या एक पर्टिकुलर रिलीजन के मानने वालों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन के लिए जो है हम काम करेंगे, तो इसके रिटेलिएशन में फिर दूसरे जो रिलीजन के लोग थे उन्होंने भी इसी तरीके का काम किया। जब मुस्लिम लीग बनी और उसने ये बोला कि हम मुस्लिम्स के इंटरेस्ट में काम करेंगे, तो फिर उसके बाद में जो रिटेलिएशन हुआ उसके नतीजे में हिंदू महासभा बनी। अब मुस्लिम लीग ने जो है ये डिमांड वगैरह करी कि भाई आपके जो मुस्लिम्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, तो इसी के नतीजे में फिर रिएक्शन हुआ और हिंदू महासभा और जो दूसरी आपकी इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने भी हिंदूज के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है आपका डिफरेंट आपकी गवर्नमेंट्स वगैरह की ऑर्गेनाइजेशंस में रिप्रेजेंटेशन की मांग करी। अब जब हिंदू मुस्लिमों के बीच में ये चीज होने लगी तो आपकी जो सिख हैं वो भी इसमें शामिल हो गए और सिख लीग जो है उसको भी जो है जन्म हुआ और यहाँ अकाली दल वगैरह जो है उसने जो है फिर अपने लोगों के लिए डिमांड वगैरह जो है आगे बढ़ाना शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं अब अपने को ये देखने लगा कि पॉलिटिक्स जो है वो रिलीजन के बेसिस पर हो रही है। पॉलिटिक्स और रिलीजन का जो है गठजोड़ हो गया है कि हम आपके के लिए अच्छे सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हम आपके रिलीजन के हैं। इस तरीके की बातें उठने लगी। ये नहीं कि हम आपके बच्चों के लिए क्या कर देंगे, आपके लिए क्या भला कर सकते हैं, हमारा पॉलिटिकल विजन क्या है, हमारा इकोनॉमिक विजन क्या है, हम किस तरीके से जो है आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, कुछ नहीं। सिर्फ इतनी सी बात कि आप हमें वोट दो क्योंकि हम आपके रिलीजन के, आपका भला सिर्फ हम ही कर सकते हैं, हमारे अलावा कोई नहीं करेगा। अब ये जो पॉलिटिक्स और रिलीजन का गठजोड़ हुआ है कहीं ना कहीं आपको मेजर जो आपकी 2-3 कम्युनिटीज हैं इसमें दिखने लगा और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इसके चलते ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन्होंने कहीं ना कहीं सेपरेशन की तरफ में हिंदू देश को धकेला है। इससे हुआ ये कि एक सेपरेशन और एक आइसोलेशन की फीलिंग आपकी डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में बनने लगी। अब जब मुस्लिम लीग ये बोल रही है कि हम सिर्फ मुस्लिम्स के आपके इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो जो आपकी मेजॉरिटी दूसरी जो कम्युनिटी है वो उनसे आइसोलेट फील करेगी, ऑब्वियस सी बात है वो उनको वोट नहीं करेगी। इसी तरीके से जब हिंदू महासभा ये बोलेगी कि सिर्फ हम हिंदुओं के भले के लिए काम करेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो आपका उनसे आइसोलेटेड फील करेगी। दूसरी चीज ये है कि जब मुस्लिम लीग ये बोलेगी कि हम सिर्फ मुसलमानों के लिए जो फेवर में काम करेंगे तो उसका एक चेन रिएक्शन होगा। मुस्लिम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो या ना हो, हिंदूज जो है उनसे दूर जरूर जाएंगे और उनके अपोजिंग में जो पार्टी है वो उनके तरफ जाएंगे। इसी तरह से जब हिंदू महासभा ये बोलेगी कि सिर्फ हम हिंदुओं के उसके लिए काम करने वाले हैं तो उसका चेन रिएक्शन ये होगा कि हिंदू सारे के सारे हिंदू महासभा की तरफ आए या ना आए, मगर इसके चलते मुस्लिम उनसे दूर छिटक जाएंगे और वो मुस्लिम लीग की तरफ जो है जाएंगे। तो इस तरीके से एक आप कह सकते हैं कि पोलराइजेशन ने एक मैग्नेटिज्म का काम किया है और अपनी अपनी कम्युनिटीज वगैरह जो हैं कम्युनल पोलराइजेशन ने अपने अपने पोल्स की तरफ खींची और उसका नतीजा ये हुआ कि कम्युनिटीज के बीच में आपस में जो है सेपरेशन, आइसोलेशन, नफरतें, जहर, गुस्सा, वैमनस्य बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ गया और उसके ये जो फीलिंग है कहीं ना कहीं इसके ऊपर फिर प्ले करते हुए अल्टीमेटली पार्टीशन की तरफ में पॉलिटिकल पार्टीज हमको लेकर गई। तो पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा आपकी ब्रिटिश पॉलिसी जो थी उसने भी इसको काफी ज्यादा प्रमोट किया। अब कैसे प्रमोट किया, तो ब्रिटिश पॉलिसी के नाम से हेडिंग बनाकर उसको हम लोग देखते हैं। इंडिया में देखिए ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले दिन से 1857 की रिवोल्ट के बाद खास तौर पे आपका डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है उसका पालन किया था, उसको जो है फॉलो किया था। उनके आने के पहले आपको मोर और लेस जो है मेजॉरिटी और सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी के बीच में जो है आपको काफी हद तक आपको कम्युनल हार्मोनी या ठीक ठाक रिलेशनशिप देखने के लिए मिलते हैं। मगर अंग्रेजों ने आने के बाद में जो है एक आपका डाइसेंशन के सीड्स वगैरह को जो है बो दिया डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की मदद से। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है वो काफ़ी बड़े लेवल पर एक प्रोमिनेंट रीज़न था जिसके चलते पार्टीशन वगैरह जो है वो हुआ है। चले अगला ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रोल है उसके बारे में भी और खुल के बात करना पड़ेगी। ये ब्रिटिश पॉलिसी थी मगर उस पॉलिसी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कितना ज़्यादा जो है अपना कह सकते हैं कि अपना रोल प्ले किया वो भी मैटर करता है। देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पार्टीशन को इंकरेज किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहले मुस्लिम लीग को जो है इस बात के लिए इंकरेज किया कि आप जो है एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करो। साथ ही साथ और ये सब इसलिए नहीं किया था कि वो देश का बंटवारा कराने या ना करवाने में इंटरेस्टेड थे। उनका ये ख्याल था कि ये सारी चीजें जब होंगी तो अगर इनके बीच में आपस में जो है लड़ाई झगड़े अगर होते हैं तो इसके चलते ये जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है ये कमजोर पड़ जाएगा। तो इस इंडिपेंडेंस मूवमेंट को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने पार्टीशन की डिमांड को
इंकरेज किया था, सोचा इन्होंने भी नहीं था कि इतना बड़ा नाटक हो जाएगा, मगर हाँ इस डिमांड को इंकरेज किया, मुस्लिम लीग को बोला कि आप नया जो एक सेपरेट देश जो है इसकी डिमांड वगैरह करो, इसके चलते आपका जो इंडिपेंडेंस का मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा, और ये सारी चीजें कर ये इंपीरियलिज्म का जो गेम है अपना वो खेल रहे थे। नतीजा ये हुआ कि अल्टीमेटली फिर वो सारी चीजें हुई, और अंग्रेज जब अल्टीमेटली जब बात जो है अंग्रेजों के हाथ से भी निकल गई, जब वायलेंस बड़े लेवल पर होने लगा, तो भाई लोगों ने हाथ खड़े कर दिए और बोला कि यार तुम आपस में निपट लो, जो भी हो रहा है देख लो, हम तो जा रहे हैं, तुम्हें आजादी चाहिए थी हमने दे तो दी, अब हमारा कोई लेना देना इससे है नहीं। इस तरीके से इन लोगों ने अपने हाथ झाड़ लिए और बड़े लेवल पर जो है आपका मारकाट जो हुई है, जो जिसके पीछे इनका काफी बड़ा रोल आप कह सकते हैं था, उसको रोकने में फिर ये ना सिर्फ नाकामयाब रहे, इन्होंने कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया। अब लीडर्स की बात कर ली जाए कि लीडर्स का क्या रोल रहा है, तो देखिए इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि लीडर्स वगैरह जो हैं उनका भी कुछ हद तक रोल तो था पार्टीशन में। अब ये नहीं है कि बाकी सारी गलतियां दूसरों की थी, कुछ अपनी भी गलतियां थी, लीडर्स का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पार्टीशन में रहा है। जिन्ना की लीडरशिप में मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास किया लाहौर में, जिसको लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से बोला जाता है, जिसमें इन भाई लोगों ने आपका मुस्लिम मेजोरिटी के जो इलाके हैं उनके लिए जो है एक ऑटोनॉमी की डिमांड करी, और बाद में फिर जो है अल्टीमेटली इन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया उसी रेजोल्यूशन को उठाकर कि हमको तो एक नया देश चाहिए, हमको पाकिस्तान के नाम से एक नया देश बनवाना है। ठीक है जी। एक पोएट हुआ करता है जिसका नाम था मोहम्मद इकबाल, इसने जो है इनफैक्ट इस बारे में बातचीत कही थी कि नॉर्थ वेस्ट के इलाकों में जो है अपने को एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट वगैरह जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। 1930s में इस तरीके की बातें कर रहा था। हालांकि उसका भी दिमाग में ये नहीं था कि एक नया देश बनाना है, उसका भी यही ख्याल था कि आपका ऑटोनॉमी वगैरह होनी चाहिए। तो उसके ऊपर खेलते हुए कि देखो इकबाल भी यही बोलता था, देखो जिन्ना भी यही बोलता है, अपने लिए यही ठीक है कि देश अलग ले लेना चाहिए वगैरह वगैरह, इस तरीके की बातें वगैरह जो है उठाई गई, और इसके नतीजे में जो है अल्टीमेटली इतना ज्यादा जहर बोया गया कि फिर कलकत्ता में रायट्स हो गए, उसके बाद में आपका उसके नतीजे में बिहार में और यूपी के इलाकों में राइट्स हो गए, उसके बाद पंजाब में राइट्स हो गए, फिर कहीं राइट मद्रास तक में जो है राइटिंग वगैरह हो गई, जिसके ऊपर कोई पार्टीशन का ऐसा कोई असर वगैरह नहीं पड़ा। तो इतने बड़े इलाकों में जो है जब इतने मारकाट हुई और सारा इतना एक चेन रिएक्शन जैसी परिस्थितियां बन गई, सिविल वॉर हो गया, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका जो कम्युनलिज्म फैलाया गया था नेताओं के द्वारा, उनका भी जो है बहुत बड़ा रोल कहा जा सकता है। तो इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल थे। कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक गलती थी कि जिन्ना जो जो डिमांड करता गया ये उसको अपीज करने के चलते मैक्सिमम डिमांड जो है मानते चले गए। अगर एक फर्म स्टैंड ले लिया होता काफी पहले, तो मुस्लिम लीग के पास क्योंकि लास्ट तक उतनी पावर नहीं थी, उतना जो है सीटें नहीं आती थी, उतना बड़ा उनके पास में कैडर नहीं था जितना कांग्रेस के पास में था, मगर अपनी गलतियों से मुस्लिम लीग को अपने बराबर बैठा लिया और उसका नुकसान जो है कहीं ना कहीं हमको बाद में देखने को मिला। तो गलतियां हुई हैं, काफी सारी हुई हैं, मगर आपके जो लीडर्स वगैरह हैं उनके भी रोल से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये जो है प्रोमिनेंट आपके फैक्टर्स हैं जिसके चलते पूरा का पूरा काम हुआ है। कम्युनल पॉलिटिक्स, दूसरा आपका ब्रिटिश पॉलिसी, रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड रोल ऑफ लीडर्स वगैरह। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है हाउ डिड वुमेन एक्सपीरियंस पार्टीशन। महिलाओं के ऊपर इस पार्टीशन का दंश जो है वो किस तरह से पड़ा, महिलाओं के ऊपर पार्टीशन का क्या इफेक्ट पड़ा, क्या एक्सपीरियंस उनके थे, अब उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। चले देखते हैं इसे। तो इस सवाल का जवाब हम लोग इस तरह से देंगे कि जो पार्टीशन का एक्सपीरियंस था वो महिलाओं के लिए भयानक था, भयावह था, और इसका शब्दों में सही तरीके से आप उसको विस्तार से नहीं समझा सकते, शब्दों में उसको सही तरीके से जो है बताया नहीं जा सकता। बहुत बड़े लेवल पर महिलाओं की बेअदबी हुई थी, उनको एब्डक्ट किया गया था, सोल्ड किया गया था और मजबूर किया गया था कि उनको जो है एक स्ट्रेंजर्स के साथ में अननोन सर्कमस्टांसेस में ऑल टुगेदर नई जिंदगी जीने के लिए बाध्य किया गया और उनको नई जिंदगियां जो है स्टार्ट करना पड़ी। बाद में जब कई सारी महिलाओं ने अगर इस परिस्थिति के साथ में एडजस्ट भी कर लिया और नए फैमिली बॉन्ड्स अगर डेवलप भी कर लिए, तो भी उनको फिर बाद में सरकारों ने ट्रेस बैक किया और उनको फोर्सफुली जो है अब इनकी नई फैमिलीज से अलग कर इनको इनकी जो पुरानी फैमिलीज थी उनके पास में भेजा गया, और पुरानी फैमिलीज में भी फिर इनको पूरी तरीके से कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया, और वो सारी चीज़ों के बहुत आप कह सकते हैं हॉरिबल किस्म के साइकोलॉजिकल ट्रॉमास वगैरह जो हैं आपको इनके ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। और इस सब की वजह यह है कि गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से महिलाओं को लेकर इनसेंसिटिव थी। ह्यूमन रिलेशनशिप्स की क्या कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, इन सब चीज़ों की परवाह किए बिना, इन सब बातों को दरकिनार करके महिलाओं को खास तौर पे जिस तरीके से जो है मतलब एक कमोडिटी की तरह ट्रीट किया गया, शायद ये कहना ठीक रहेगा, इस तरीके से जो है ट्रीट किया गया, उनको एक इंसान ही नहीं माना गया, उनको एक वस्तु की तरह जो है अपनी एक से दूसरी फैमिलीज वगैरह में जो है ट्रांसफर किया गया। और
सारी चीज़ें ये हैं कि ये सारे निर्णय लेते वक्त महिलाओं से कोई कंसल्टेशन वगैरह नहीं है, और एक इंसान की जो एक बेसिक राइट होता है कि अपनी ज़िंदगी में उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके फैसले लेने का उसके पास में अधिकार है, इस पूरी चीज़ को जो है बुरी तरीके से अंडरमाइन जो है किया गया, और इसका नतीजा जो है वो निकल कर आया। जो कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि एक इंसान के रूप में अगर आप सोचें कि आपके साथ में अगर ये सारी चीज़ें हो तो कोई भी इंसेन हो जाएगा, किसी के ऊपर भी इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो बुरी तरह से उसकी ज़िंदगी खराब कर देगा। और यही चीज़ हुई, महिलाओं की ज़िंदगियां बहुत बुरे तौर पे जो हैं बड़े लेवल पर बर्बाद हुई हैं, बहुत बड़े लेवल पर खराब हुई हैं। कई जगहों पे महिलाओं को उनके खुद के जो आपके परिवार के पुरुष थे उन्होंने अपने परिवार का ऑनर बचाने के लिए मार दिया, और कईयों को जो है मजबूर किया गया कि वो अपनी लाइफ को गिव अप कर दें ताकि परिवार का जो ऑनर है उसको सेव किया जा सके। अपनी इच्छा थी अनिच्छा थी मैटर ही नहीं करता था कि आपको जो है अपनी लाइफ अब गिव अप करनी है, मतलब करनी है। इस तरीके की जो है परिस्थितियां वगैरह बनाई गई थी। अब अगला जो क्वेश्चन आता है उसमें है हाउ डिड द कांग्रेस कम टू चेंज इट्स व्यू ऑन पार्टीशन। कांग्रेस ने पार्टीशन को लेकर अपने व्यू या अपने विचार क्यों बदले, या क्या किस तरीके से इनके विचार बदले, उसके बारे में हमको बात करनी है। लॉजिक यह है कि इनिशियली कांग्रेस जो है पार्टीशन का विरोध करती थी, वो आखिर तक कोशिश करते रहे कि किसी तरह से पार्टीशन को रोका जा सके, तो फिर आखिर में इन लोगों ने पार्टीशन को एक्सेप्ट क्यों किया, आखिर अपने विचार क्यों बदले, उसके बारे में बातचीत हमको करनी है। इनिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है पार्टीशन के फेवर में नहीं थी, मगर मार्च 1947 में कांग्रेस की जो हाई कमांड है वो पंजाब को 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए तैयार हो गई। एक हिस्सा जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी पंजाब का, वो आज की तारीख में पाकिस्तान के साथ में है, और दूसरा हिस्सा जो है वो हिंदू एंड सिख मेजॉरिटी था, वो इंडिया के साथ में आ गया। अब यहां पर इसको एक्सेप्ट करना इसलिए एक मजबूरी बन गई थी। मैक्सिमम आपके जो सिख लीडर थे और जो कांग्रेस लीडर थे उनके लिए पंजाब का पार्टीशन एक्सेप्ट करना एक नेसेसरी इविल बन गया था, क्योंकि जिस तरीके से वायलेंस हो रहा था, लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हुआ था, तो समझ में आ रहा था कि अब ये जो देश है इसका बंटवारा अनएविटेबल है। सिर्फ ये किया जा सकता है कि जो पूरा का पूरा पंजाब है उसको देने की जगह उतना इलाका जहां पर अब रिलीजन के बेसिस पर ही अगर आपका बंटवारा होना है, तो जो इलाके पंजाब के मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है उनको कम से कम इंडिया में मिलाने की कोशिश की जाए। तो हिंदू एंड सिख मेजॉरिटी इलाके सारे के सारे पंजाब में डाले जाएं, बाकी जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है वो पाकिस्तान में चला जाए। एक तो ये बात रही, यहां पर ये चीज हुई थी। इसके अलावा बंगाल की बात की जाए तो वहां पर भी लगभग इसी तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। ओवरऑल बंगाल की बात की जाए तो यहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी थी, मगर फिर वही बात की जिस तरीके से पंजाब में था कि ओवरऑल मुस्लिम मेजॉरिटी थी, मगर कुछ इलाकों में हिंदूज जो हैं वो मेजॉरिटी में थे। लगभग यही कहानी है आपका बंगाल में भी थी कि आज का जो पश्चिम बंगाल का इलाका है यहाँ पे हिंदूज एक ठीक ठाक मेजॉरिटी में थे, बट ओवरऑल जो है वो माइनॉरिटी में थे। तो यहां पर अब जो भद्र लोग बंगाली हिंदूज थे वो ये चाहते थे बंगाल में कि अपनी पॉलिटिकल पावर को रिटेन कर रखें। उनको पता था कि अगर पूरा बंगाल पाकिस्तान के साथ चला गया तो उनकी पॉलिटिकल पावर जो उनके हाथ से चली जाएगी। इसलिए और इसके अलावा वो ये भी समझते थे कि एक आपका ओवरऑल एक रिलीजन के बेसिस पर अगर एक देश बन रहा है और उसमें एक सर्टेन कम्युनिटी की मेजॉरिटी है, तो फिर हमारे साथ क्या होगा अगर हम उस रिलीजन से बिलोंग नहीं करते हैं। इस बात को लेकर वो उनके अपने अप्रीहेंशंस वगैरह थे, क्योंकि ओवरऑल आपको ये पता था कि बंगाल में आप माइनॉरिटी में हो। तो यहां पर इन्होंने जो है पार्टीशन को फेवर किया। कहीं ना कहीं यहां पर जो है आपके जो बंगाली हिंदूज है उन्होंने बोला कि पार्टीशन वगैरह करवा लिया जाए तो ही ठीक रहेगा, रिलीजन के बेसिस पर ही होना है, तो वो इलाके जो आपके हिंदू मेजॉरिटी हैं उनको फिर इंडिया के साथ में रखा जाए, बाकी सब जो है वो पाकिस्तान को दे दिया जाए। तो इसी क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि पॉलिटिकल डोमिनेंस आपका जो है खत्म हो जाएगा अगर आपने पूरा का पूरा बंगाल जो है अगर पाकिस्तान के हाथ में चला गया, और अगर इसका पार्टीशन होता है तो जितना इलाका आएगा उसमें इनकी पॉलिटिकल डोमिनेंस जो है बनी रहेगी। तो इन सारे रीजंस के चलते जब आपको दिख गया कि यहाँ के जो लोग हैं या फिर जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उनमें भी अब अगर आपको इतना शऊर आता हुआ दिख रहा था कि पार्टीशन अब एक्सेप्ट कर लिया गया है, कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि इसको टाला नहीं जा सकता, और लोग भी फिर बोलने लगे अगर हो रहा है तो फिर ये करवा लो, ऐसा करवा लो, इस तरीके से। तो फाइनली कांग्रेस को समझ में आ गया कि अब कुछ नहीं रास्ता है, पार्टीशन एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो फिर उन्होंने अपने व्यूज बदले पार्टीशन को लेकर और पंजाब और बंगाल का पार्टीशन एक्सेप्ट किया, मगर फिर इस शर्त के साथ में कि जो आपके हिंदू मेजॉरिटी इलाके हैं वो इंडिया में आएंगे और जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके हैं वो आपके पाकिस्तान जाएंगे। इस पर्टिकुलर शर्त के बेसिस पे पूरा पूरा पंजाब और पूरा पूरा बंगाल पार्टीशन होने से बचाया और पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इनका जो व्यू है पार्टीशन को लेकर वो चेंज हो गया। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है एग्जामिन द स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ओरल हिस्ट्री, हाउ हैव ओरल हिस्ट्री टेक्निक्स फर्दर्ड अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टीशन। मतलब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको जो ओरल हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था उस ओरल हिस्ट्री की क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं और क्या आपकी लिमिटेशंस या क्या वीकनेस हैं, उस पर थोड़ा सा बात करनी है। पहला तो पार्ट ये हो गया।
दूसरे पार्ट में हमको ये बताना है कि ये ओरल हिस्ट्री की जो टेक्निक्स वगैरह हैं इन्होंने हमारे को पार्टीशन की अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा जो है इन्हांस कैसे किया है। हमने जो पार्टीशन की स्टडी करी, जो पार्टीशन के बारे में जो भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स लिखे गए, जो भी इतिहासकारों ने अपनी तरफ से बातें लिखी हैं, तो या फिर इस तरह से बोलना चाहिए कि इतिहासकारों ने पार्टीशन को जैसे भी समझा है, तो उनकी इस अंडरस्टैंडिंग को, पार्टीशन की इस अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा इन्हांस करने में ओरल हिस्ट्रीज़ का क्या योगदान रहा, या ओरल हिस्ट्री की जो टेक्निक्स उनका क्या योगदान रहा, वो हमको बताना है। तो दो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। पहला वाला कौन सा है? पहला अपने को ओरल हिस्ट्री की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बतानी है, और दूसरा वाला फिर क्या है? दूसरे वाले में हमको ये बताना है कि आपका इसकी मदद से हमने पार्टीशन की अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा बेहतर कैसे किया। इस सवाल का जवाब हम लोग इस तरह से लिखना शुरू करेंगे। आप चाहें तो एक हेडिंग बना सकते हैं, ओरल हिस्ट्री स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, या फिर द स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस ऑफ ओरल हिस्ट्री आर एज फॉलोज। इस नाम से आप एक हेडिंग बनाइए और उसके बाद में आप शुरू कर सकते हैं, ओरल हिस्ट्री टेक्निक्स हेल्प हिस्टोरियंस टू experiences of people during the time of partition. In fact, history of partition has been reconstructed with the help of oral narratives. It is not possible to extract such kind of information from government records. Government would not provide such information which paint them in bad color. तो oral history की जो टेक्निक है, पहली चीज़ तो ये कि ये इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि इसकी मदद से हिस्टोरियंस जो हैं लोगों के एक्सपीरियंसेस वगैरह जो हुए थे पार्टीशन के टाइम पीरियड के, उनके बारे में लिख सकते हैं। इस बात को देखिए थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। जब इतिहास लिखा जाता है तो जनरली एक या दो व्यक्तियों के किसी पर्टिकुलर इवेंट का एक या दो व्यक्तियों के ऊपर क्या असर पड़ा वो रेलेवेंट नहीं होता। ये देखा जाता है कि पूरे के पूरे समाज पर या फिर जो वक्त का वो दौर था उसमें क्या आपका जो बदलाव आया, किस तरीके की करवट जो है ली गई है। जैसे कि कलिंग का वॉर हुआ तो कलिंग के वॉर में अब इस बात से मतलब नहीं है कि वो जो 1 लाख लोग मरे थे। अगर सम्राट अशोक की बात का जो शिलालेख है या जो भी उनके रिकॉर्ड्स मिले उसमें लिखा हुआ 1 लाख के करीब मर गए, लगभग इतने ही जो हैं, और उसके बाद में वॉर का उनके ऊपर असर पड़ा। अगर इस बात को मान लिया जाए तो ये जो 1 लाख लोग मरे थे, अब वो कैसे मरे, इनमें से इंडिविजुअल किस किस की मृत्यु कैसे हुई, कितनी कष्टदायक थी, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम ये देखेंगे कि ये जो मृत्यु हुई या फिर ये जो वॉर हुआ जिसके चलते सम्राट अशोक ने अल्टीमेटली फिर बुद्धिज्म का रास्ता अपनाया और हिंसा को पूरी तरीके से त्याग दिया, तो उसका समाज के ऊपर क्या आपको असर देखने को मिलता है। तो एक या दो व्यक्तियों के ऊपर, 10 व्यक्तियों, 50 व्यक्तियों के ऊपर, 1000 व्यक्तियों के ऊपर क्या किसी पर्टिकुलर घटना का असर पड़ा, वो रेलेवेंस नहीं रखता। ये मैटर करता है कि पैटर्न जो है समाज में क्या बना, एक पर्टिकुलर घटना होने के पहले क्या स्थितियां थी और उसके बाद में कोई अप्रिशिएबल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं या नहीं देखने को मिलते हैं, वो बात मैटर करती है। तो यहाँ पे अगर अब जो पार्टीशन घटा है तो यहाँ पर भी जो है इसी पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को या फिर इसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर चला गया था कि जब हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान बन गए तो ओवरऑल जो हैं क्या क्या परिवर्तन आए सामाजिक तौर पर और बाकी सारी चीज़ें। जैसे दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली बेसिकली एक मुस्लिम मेजॉरिटी शहर हुआ करता था जब पार्टीशन हुआ था, मगर पार्टीशन के बाद में मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स यहाँ से आपका पाकिस्तान माइग्रेट कर गए, और पाकिस्तान के जो पंजाब और बाकी सारे इलाकों से हिंदू एंड सिख माइग्रेंट्स आए थे, उनमें से काफ़ी लोगों को जो है फिर दिल्ली में बसाया गया। अब आज की तारीख में आप देखेंगे तो दिल्ली का कैरेक्टर जो है सच पंजाबी सा हो गया। ये हमेशा से एकदम पंजाबी कैरेक्टर वाला या पंजाबी फ्लेवर वाला शहर नहीं हुआ करता था, मगर ये एक बदलाव आपको देखने को मिला। तो इस बदलाव के बारे में बात की जा सकती है कि भाई शहरों का जो कैरेक्टर है या शहरों का जो फ्लेवर है वो बदला। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग पहले यहाँ रहा करते थे वो चले गए और कुछ लोग जो है यहाँ पर आके बसे नए तौर पर। इसका ये भी मतलब नहीं है कि सारे के सारे मुस्लिम्स चले गए थे, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि सारे के सारे जो पूरा का पूरा जो शहर है वो एब्सोल्यूट हिंदू एंड आपका जो पंजाबी हिंदू एंड पंजाबी सिख जो हैं उनसे मेजॉरिटी में आ गया। कुछ इलाकों में फिर भी मुस्लिम्स रह गए, मगर ओवरऑल जो फ्लेवर है या फिर जो ओवरऑल कैरेक्टर है वो बदल गया था। तो ये एक पैटर्न है, ये एक चीज है। अब इसमें इंडिविजुअल कौन यहां से उठकर गया और किसका घर खाली हुआ, किसको अपना घर छोड़ना पड़ा, वो इतिहासकारों को रेलेवेंट नहीं लगा। इसी तरीके से कौन यहां पर अपना सब कुछ छोड़कर आया और कैसे फिर उसने एकदम लुटे पिटे स्थिति से जो है अपने आप को शुरू किया। जैसे MDH वाले जो महाशय धर्मपाल थे जिनकी अभी कुछ वक्त पहले मृत्यु हुई है, वो पार्टीशन में आए थे। अब वहां पे एक अच्छा खासा व्यापार था, सब छोड़ छाड़ कर यहां पर आए, तांगा चलाना जो है उससे शुरुआत करी, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते MDH मसालों की पूरी वो कंपनी वगैरह उन्होंने बना के खड़ी करी। तो ऐसे इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस आपको समाज में मिल जाते हैं इंस्पायर करने के लिए, मगर जनरली इतिहासकार इनका जिक्र नहीं करते। तो वही पैटर्न फॉलो किया गया था कि पार्टीशन होने से आपका क्या बदलाव जो है पैटर्न्स में आपको समाज में देखने को मिला। शहरों के आपके रिलीजियस कैरेक्टर्स बदल गए, कल्चरल कैरेक्टर बदल गए। पहले उर्दू और बाकी सारी चीजें थी, लखनवी कल्चर पूरी तरह से तो नहीं मगर एक
सर्टेन नवाबी कल्चर जो है आपका दिल्ली में आपको देखने को मिलता था, उसकी जगह ऑल टुगेदर एक पंजाबी कल्चर आपको आज की तारीख में डोमिनेंटली जो है समझ में आता है। तो ये जो है कुछ चेंजेस होते हैं किसी पर्टिकुलर इवेंट के, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पार्टीशन की हिस्ट्री भी लिखी गई। मगर बाद में फिर जब इतिहासकारों को समझ में आया कि ये कंप्लीट नहीं है, ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, ये आपको पूरी पिक्चर नहीं बताती। जब तक लोगों के ऊपर जो बीती है उसको अगर नहीं इसमें रिकॉर्ड किया गया तब तक कोई मतलब नहीं है। अब ऑब्वियस सी बात है, एक या दो आदमियों के ऊपर जो बीती है वो भी रेलेवेंट नहीं है, मगर एक सब लोगों के ऊपर जो बीती है अगर उसमें से एक बड़े चंक को सुना जाए और उसमें भी एक कॉमन पैटर्न अगर निकल कर आए तो उस चीज का जिक्र होना चाहिए। तो इसके लिए फिर लोगों के इंटरव्यू करना जरूरी है, इसके लिए फिर उनके साथ में बैठकर बातें करना जरूरी है। वो जो अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी बुद्धि से, अपने मेमोरीज वगैरह से जो भी बातें बताएंगे उसमें कितना सच है, कितना फसाना है, कितना उनको याद है, कितना वो सही तरीके से नरेट कर पा रहे हैं, उनकी आंखों देखी जो बात है वो अपना पर्सपेक्टिव जो बता रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे फिर हम लोग किसी निष्कर्ष पर निकल सकते हैं, हम लोग किसी ना किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। बहुत सारे लोगों की उससे बातचीत करने के बाद अगर हमको उनमें कोई पैटर्न वगैरह दिखे तो वही बात जो है यहाँ पर हमारे काम आती है। इतना डिटेल में इसलिए बताया ताकि अब आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए कि ओरल हिस्ट्री जो है उसने कहीं ना कहीं लोगों के एक्सपीरियंसेस वगैरह जो हैं उनको लिखने में हमारी मदद करी। अब एक या दो आदमी की बात नहीं हो रही, सबको सुना गया और उनकी बातों को सुनकर जो कॉमन सबके दुख दर्द थे उनके बारे में जो है बात की गई। तो ओरल हिस्ट्री ने या लोगों से सुनकर उनके एक्सपीरियंसेस में से जो जनरलाइज पैटर्न आपको देखने को मिला उसका मेंशन कर कर इतिहासकारों ने उस वक्त में लोगों के ऊपर जो बीती थी उसके बारे में बातचीत करी और इसने बहुत हद तक जो है आपको उस वक्त का जो पार्टीशन का इतिहास है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करी है। क्योंकि एज सच अगर देखा जाए तो पार्टीशन हिंदुस्तान के इतिहास में जो बीते हुए 1000 साल हुए उसमें जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं उसमें से एक घटना के रूप में शामिल तो किया जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन है वो इसलिए भी रेलेवेंट हो जाती है क्योंकि इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट रिकॉर्ड में देखने को नहीं मिलेगी। सरकारी रिकॉर्ड में आपको क्या देखने को मिलेगा? सरकारी रिकॉर्ड में आपको देखने को मिलेंगे आंकड़े, या फिर यूं बोलना चाहिए कि सरकारी रिकॉर्ड्स में आपको देखने को मिलेगा डाटा कि कितने लोग जो हैं वो मर गए, ठीक है जी, कितने लोग जो हैं यहाँ से चले गए, कितने लोग यहाँ पर आ गए, किसको कहाँ पे बसाया, किसके फैमिली को कितना राशन मिला, किसी को काम वगैरह दिया गया नहीं दिया गया वगैरह वगैरह। अब इसमें किसी का नाम मेंशन नहीं है, किसी की एक्चुअल आपका जो पर्सनल सफरिंग्स वगैरह है वो क्या अपना खोकर आया है या फिर वो क्या यहाँ से खोकर गया था, इन सारी बातों का जिक्र नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे डाटा मिल रहा है, मगर इन लोगों के पीछे ये जो लोग हैं जो यहाँ पर सिर्फ डाटा बन के डले हुए हैं, इनके अपने कुछ इमोशंस हैं कि नहीं है? अपने आप को रखकर देखिए एक ऐसे इंसान की जगह पे जिसका हंसता खेलता परिवार है, बढ़िया एक घर है और एक ठीक ठाक जिंदगी चल रही है। 2 दिन पहले तक उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि क्या होगा और आज उसको बोला है कि जितना सामान ले सकते हो लो और निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मार दिए जाओगे। अब उस इंसान पे क्या बीतेगी? ऐसी परिस्थितियां जो ऐसी पर्सनल सफरिंग्स वगैरह हैं, इस तरीके की पर्सनल सफरिंग्स वगैरह को आप किस तरीके से मतलब सरकारी रिकॉर्ड्स में ढूंढ सकते हैं? वहां तो सिर्फ आपको आंकड़े मिलेंगे, ये आदमी जो सब कुछ खोकर आया है, ये जो नंबर्स हैं इसमें सिर्फ एक नंबर के तौर पर ऐड है, मगर इसकी अपनी कुछ पर्सनल सफरिंग भी तो है, इसकी अपनी पर्सनल एगोनी भी है, इसकी अपनी जो है इसके ऊपर कुछ बीती भी है। तो इस तरीके की चीजें, इस तरीके की इंफॉर्मेशन अब जो इस आदमी से बात कर कर मिल सकती है, एक उस सरकारी रिकॉर्ड में जहां पर ये सिर्फ एक नंबर के रूप में दर्ज है वहां पर आपको देखने को नहीं मिल सकता। बिसाइड दिस सरकार इस तरीके की इंफॉर्मेशन कभी खुद प्रोवाइड करेगी भी नहीं जो उनको एक बैड कलर में पेंट करे, और इसमें तो कोई शक की बात है नहीं, इस पे और कोई इनकार कर भी नहीं सकता कि मुस्लिम लीग ने जो किया सो किया, मगर कांग्रेस बुरी तरीके से जो है पार्टीशन को रोकने में फेल हो गई। उसके बाद पार्टीशन को इसके रिस्पेक्ट में हुई हिंसा को रोकने में फेल हो गई, और उसके बाद शरणार्थियों की प्रॉब्लम से हम लोग बहुत लंबे वक्त तक जूझते रहे। जो लोग आए, बड़ी मात्रा में जो लोग आए, सब कुछ गवा कर आए, उनको फिर बसाने में और एक नई जिंदगी शुरू करवाने में बहुत इश्यूज हुए। और उसके बाद में फिर ये जो मिसिंग वुमेन्स का मसला बना था, जिसमें फिर अब लोगों को ट्रेस कर करके जो महिलाएं थी जो एबडक्ट की गई थी उनको फिर ढूंढ के फिर से जो है फोर्सफुली उनको वापस अपनी फैमिलीज को लौटाने की जो प्रक्रिया शुरू की गई, उसके भी जो है नुकसान आपको काफी बड़े लेवल पर देखने के लिए मिले। तो बहुत सी चीजें जो है हुई हैं। इसके अलावा इट विल ऑल्सो नॉट टेल अस अबाउट द डेली डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द पार्टीशन। प्लस एक चीज और है कि आपको सरकारी रिकॉर्ड में रोज रोज क्या हो रहा था वो भी देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आज शरणार्थी आ गए, आज इनको आज जो है ये हो गया, आज वो हो गया, रोज डे टू डे आपको कमेंट्री जो है वो देखने को नहीं मिलेगी अगर आप सरकारी रिकॉर्ड में जाएंगे। मगर अगर आप लोगों से बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपको काफी सारी बातें समझ में आएंगी, काफी डे टू डे एक्टिविटीज मिलेंगी कि जब वो लोग निकले तब क्या परिस्थिति थी, निकलने के पहले का क्या कंसेप्ट था, निकलने के बाद जब आए रास्ते में क्या समस्याएं हुई, उसके बाद जब पहुंच गए तो उसके बाद में ये देश जो है जहां पर वो नए देश में ऑल टुगेदर पहुंचे हैं, यहां पर फिर किस तरीके की चीजें उनके साथ में हुई। इसके अलावा इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में क्योंकि सरकार नेगोशिएशंस में शामिल नहीं है, सरकार
सरकार जो है इसमें पूरे के पूरे मसले में शामिल नहीं है। एक तरफ तो इतिहासकार है, एक तरफ वो आदमी है जिसके ऊपर बीती है, तो आपको एकदम रॉ डाटा देखने को मिलता है। इसमें कोई मतलब ऐसी आप छान झपेट नहीं की जाती, कोई लाग लपेट नहीं की जाती जिससे कि उस पर ऊपर किसी भी तरीके का जो है आपका उसकी क्वालिटी पे किसी भी तरीके का असर डाला जा सके। डॉक्यूमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट डील विद पॉलिसी मैटर्स एंड थ्रो लाइट ऑन द एफर्ट्स ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज बट द ओरल हिस्ट्री टेल्स डे टू डे अकाउंट। तो ये बात बड़ी क्लियर है कि सरकारी डॉक्यूमेंट में एक तो सरकार की पॉलिसीज और उनको किस तरह से लागू किया गया, जो चैलेंजेस थे उनका प्रशासनिक तौर पर आपका प्रशासनिक तौर पर या किसी और तौर पर किस तरीके से जो है सामना किया गया और क्या कार्य किए गए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और ये आपकी मेजर जो उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह हैं उनके एफर्ट्स वगैरह के ऊपर एक लाइट या फिर एक रोशनी डालती है। मगर ओरल हिस्ट्री आपको लोगों की हकीकत बताती है जिनके ऊपर बीती थी ग्रास रूट लेवल पर, और डे टू डे अकाउंट जो है आपको वो पता चलते हैं। इट इज टोल्ड बाय द पीपल हु हैव एक्चुअली गॉन थ्रू द ट्रॉमा एंड पेन्स ऑफ द पार्टीशन बट द ओरल हिस्ट्री इज नॉट फ्री फ्रॉम लिमिटेशन। तो कुल मिलाकर ये उन लोगों के द्वारा बताई गई आपकी जबानी है, मुंह जबानी है, जिनकी आंखों देखी जो है सारे के सारे इवेंट हुए थे। तो ये तो सारे आपके एडवांटेजेस या लिमिटेशन, ये सारे के सारे एडवांटेजेस होते हैं या ये फायदा है ओरल हिस्ट्री का। मगर अब इसी के साथ साथ इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो थोड़ा उस पर भी बात करेंगे। यहां तक अपन लोगों ने बेसिकली आधा हिस्सा सॉल्व कर दिया है, अपन ने स्ट्रेंथ समझा दी है और थोड़ा सा हम लोगों ने कहीं ना कहीं ओरल हिस्ट्री के की जो की मदद से हमारी जो पार्टीशन की अंडरस्टैंडिंग ठीक हुई है उस पर बात कर ली। अब लिमिटेशन पे बात करते हैं। तो ओरल डाटा जो अपने को मिलता है इसके भी अपने कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं। क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो जो आदमी अपनी तरफ से बता रहा है, एक बात तो यह कि घटना होने के कितने वक्त बाद आपने उससे ये पूछा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसके दिमाग में बातें कितनी ताज़ा हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि वो जो भी बात बता रहा है वो अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा है। तीसरी चीज़ ये है कि वो जो भी चीज़ें बता रहा है अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार बता रहा है। हो सकता है कि जब वो बता रहा है तब जो घटना हुई हो उसमें उसने अपने इमोशंस के चलते बहुत ज़्यादा एक्सैगरेशन कर दिया, हो सकता है चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता दी हो सकता है कुछ ऐसी बातें उसके दिमाग में सोचते सोचते अपने आप ऐड हो गई हो जो शायद सच में हुई ना हो। तो इस तरीके से बहुत से इश्यूज आते हैं, आपको एकदम कॉन्क्रीट डिटेल्स नहीं मिलती। पहली तो ये बात है, एकदम आपको रिलायबल और कॉन्क्रीट डिटेल्स नहीं मिलती, आपको उसमें से फिर हकीकत जो है छांटना पड़ती है, पहली चीज। दूसरी बात यह कि सारी की सारी घटनाएं एकदम आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं मिलती, ठीक है जी। ओरल इसमें मतलब एकदम आपको जिस तरीके से घटनाएं घट रही थी उसी सीक्वेंस में ओरल हिस्ट्री वगैरह जो है आपको उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सारी की सारी बातें नहीं बताता। ओरल अकाउंट्स आर कंसर्न्ड विद टेंजेंशियल इश्यूज एंड दैट स्मॉल इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस आर इररिलेवेंट टू द अनफोल्डिंग ऑफ द लार्जर कैनवस ऑफ द हिस्ट्री। तो ओरल अकाउंट जो है कहीं ना कहीं छोटे छोटे लोग जो हैं उनके जो आपके छोटे छोटे अनुभव या घटनाएं हुई उनके बारे में बातचीत करते हैं। अब इतना बड़ा जब एक इवेंट घट रहा है तो उसमें इस तरीके से एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या 10 व्यक्ति या जो मैंने बताया था 1000-10,000 व्यक्तियों पर भी अगर कुछ बीती है तो वो इतना कोई बड़ा रेलेवेंट इशू जो है नहीं रह जाता। तो लोग जो है जनरली अपने पर्सनल एस्पेक्ट्स के बारे में बातचीत करते हैं और ओवरऑल इसमें से फिर जो है आपको कुछ ऐसे इवेंट निकालना पड़ते हैं जो कि ये जो लार्जेस्ट कैनवस ऑफ हिस्ट्री में जो आपके बड़े तौर पर जो घटना घट रही हो उसके लिए रेलेवेंट हो, क्योंकि बहुत सी बातें वो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे होते हैं और वो रेलेवेंस नहीं रखते। इसके अलावा एक बात और है, फिर वही बात कि आप कितना सच बोल रहे हैं, कितना आप बता रहे हैं, कितना आप छुपा रहे हैं, उस पर भी निर्भर करता है। ऐसा तो नहीं हुआ था कि पार्टीशन में एक ही कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी के साथ में जो है अत्याचार किए थे। जिसको जहां मौका मिला दोनों तरफ से, तीनों तरफ से जो कम्युनिटीज को जहां जहां मौका मिला सबने अपने अपने जो है हिसाब किताब किए थे, सबने अपनी तरफ से जमकर जो है दूसरे वाली कम्युनिटी जो कमजोर पड़ रही थी उसके ऊपर अत्याचार किए हैं। ये एक फैक्ट है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब यहां पर जब आदमी बताएगा तो ये तो बताएगा कि उसके ऊपर कितने अत्याचार हुए हैं, उसके समाज के ऊपर कितने अत्याचार हुए, मगर वो शायद ये बताना भूल जाएगा कि उसकी कम्युनिटी ने भी कुछ काम किए होंगे, उसकी कम्युनिटी ने भी जो है दूसरों के ऊपर अत्याचार किए होंगे। तो कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ के जो फॉल्ट्स हैं उनको छुपा सकता है, या अपनी तरफ की जो कम्युनिटी है एज अ होल उसके फॉल्ट्स को छुपाकर एक तरफा जो है तस्वीर को पेंट करने की कोशिश कर सकता है। कई जगहों पर ये नैरेटिव होता भी है। हमारे पड़ोसी देश की बात की जाए जो हाल फिलहाल कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान है, तो वहां पर अब जिस तरीके से नैरेटिव पेश किया जाता है वो यही चीज है कि एक दूसरी कम्युनिटी जो है उसको ऑल टुगेदर विलन के तौर पे पेंट किया जाता है और अपनी कम्युनिटी को जो है एकदम साफ सुथरा दिखाने की कोशिश की जाती है। नतीजा यह है कि इस तरीके की जो एक बायस हिस्ट्री है उसने इतिहास को समझकर अच्छा इंसान बनने की जगह रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दिया और अब जब एक बार आप किसी को रेडिकलाइज कर देते हो तो उसको फिर टेररिज्म की तरफ ले जाना आसान हो जाता है। इसीलिए फिर वहां से इतने ज्यादा जो है बड़े लेवल पर टेररिस्ट वगैरह दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं गलत हिस्ट्री पढ़ाना भी जो है एक नुकसानदायक बात होती है। अब आपको ये जो सारी बातें बताई जा रही हैं इसमें कितना सच है, कितना फसाना है, कितनी हकीकत है, इसको समझना बहुत
बहुत जरूरी है। अगर इसको नहीं समझा गया, और वही गलती हमने भी कर दी जो पाकिस्तान में हो रही है कि एक तरफा झूठा नैरेटिव अगर आपने बना के इतिहास के नाम पे पढ़ाना शुरू किया, उससे हम कुछ सीखेंगे नहीं, मगर वो कहीं ना कहीं बच्चों के दिमागों में पॉइजन भरने वाला काम करता है, और उसके नतीजे में फिर जो है अगर एक बार आप रेडिकलाइज हो जाओ तो फिर आसानी से आपको टेररिस्ट बनाया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको वायलेंस की तरफ लेकर जाया जा सकता है। इस तरीके की चीज़ों से हम बचे रहें, उसके लिए ज़रूरी है कि एक रैशनल, एक बायस्ड और एक बैलेंस नैरेटिव जो है, जो सच हो उसको जो है आपको बताना जरूरी है, ना कि कोई प्रोपेगेंडा या फिर एजेंडा। जैसे कई लोग इस तरीके से जो है अब चीज़ों को रखते हैं सामने कि एक एजेंडा या फिर एक पर्सपेक्टिव जो है पूरा होता है, उस तरीके की चीज़ों से हमको बचना है। तो इसलिए भी हमको यहाँ पर ज़रूरी है कि हकीकत कितनी है कितनी नहीं है वो एकदम हम फेस वैल्यू पर नहीं ले सकते, हमको उसको जो है बाकायदा एनालाइज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि किसी आदमी की ओरल हिस्ट्री में कितनी हकीकत है कितनी नहीं है। एक बात यह भी है कि बहुत से लोग अब डिपेंडिंग अपॉन की एज के ऊपर और कितने वक्त के बाद में आप घटना की बात कर रहे हो, उसके बेसिस पे बहुत सी बातें भूल जाते हैं, याद नहीं रखना चाहते हैं, बहुत सी बातें जो हैं वो याद नहीं करना चाहते। कई बार वो कई चीजें जो हैं भूल जाते हैं, भूलने की कोशिश करते हैं, याद नहीं करना चाहते, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, ये भी है। एंड लास्टली वही कि आपका जो नरेशन की एक्यूरेसी है उसको भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो बहुत से इश्यूज वगैरह जो है यहाँ पर निकल कर आते हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स वगैरह जो है आपको ओरल रिकॉर्ड्स या फिर ओरल हिस्ट्री के साथ में देखने को मिलती हैं, और इन सबके साथ में अगर आप डील नहीं कर पाए अच्छे से तो फिर आप एक सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचोगे। सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंचोगे तो ओरल हिस्ट्री आपको गलत डायरेक्शन में लेकर जा सकती है, और वो इतिहास से ज्यादा फिर एजेंडा पे काम करने वाली बात हो जाएगी। तो ये इस तरीके से जो है ये जवाब आपका बनकर तैयार होगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, क्वेश्चन नंबर 10, मैप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं इसे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा गया है ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ साउथ एशिया मार्क आउट सेक्शन ए बी एंड सी ऑफ द कैबिनेट मिशन प्रपोजल्स, हाउ इज दिस मैप डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल मैप ऑफ प्रेजेंट डे साउथ एशिया। तो इसमें हमको ये बताना है कि कैबिनेट मिशन ने जो प्रपोजल दिया था 1946 में, अपनी जो कैबिनेट मिशन आई थी, कैबिनेट मिशन ने फिर एक प्रपोजल दिया था कि इंडिया का जो है एक फेडरेशन वगैरह बनाया जाए और उसमें फिर किस तरीके की जो है व्यवस्था रखी जाए जिसकी मदद से देश चलाया जाए। उस प्रपोजल में इंडिया को किस तरीके से जो है बताया गया था वो, और आज की तारीख में उस प्रपोजल की अपेक्षा हम लोग कितना डिफरेंट है हमको ये बताना है। तो एक तरफ ये मैप मैंने आपके लिए लगाया हुआ है कैबिनेट मिशन प्लान का, और एक तरफ में मैंने आपके लिए मैप लगाया हुआ है आज का जो प्रेजेंट डे इंडिया है उसका। अब देखिए यहां पर जो कैबिनेट मिशन प्लान में इंडिया था वो एक यूनाइटेड इंडिया था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपको पूरा का पूरा जो है देखने के लिए मिल रहा था। आज का जो पाकिस्तान है और आज का जो बंगाल है वो सारा का सारा इसमें शामिल था, ठीक है जी। अब इसमें ये प्लान था इन लोगों का कि जितनी भी ब्रिटिश प्रोविंसेस वगैरह हैं उनको भी शामिल किया जाएगा, जितने भी आपके प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको भी शामिल किया जाएगा, और इन सबका एक लूज फेडरेशन बनाया जाएगा जिसमें आपके जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं, बंगाल हो गया और आपका ये जो पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, इन सारे इलाकों की बात कर ली जाए तो इन सबका जो है थोड़ा सा ज्यादा ऑटोनॉमी वगैरह दी जाएगी। ब्रिटिश प्रोविंसेस वगैरह जो है वो लाल कलर से आपके पेंटेड है यहाँ पर, ये सारे के सारे भी इसका पार्ट होंगे। इसके अलावा फिर आप अगर आप देखो ये जो पूरा इलाका जो येलो कलर से आपको देखने को मिल रहा है ये आपके प्रिंसली स्टेट्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स वगैरह को भी जो है इसमें शामिल किया जाएगा। ये जो है इन लोगों की कहानी थी, ये जो है इन लोगों का थॉट प्रोसेस था कि इस तरीके से जो है एक इंडियन फेडरेशन आपका बनकर तैयार होगा। ध्यान से देख लीजिए, ये जो पीले कलर से पेंटेड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये आपके प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो लाल कलर से पेंटेड आपको देखने को मिल रहे हैं वो आपकी सेंट्रल या वो आपकी ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, और इसके अलावा जो आपको ग्रीन कलर से पेंटेड इलाका देखने को मिल रहा है ये भी ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं विद मुस्लिम मेजॉरिटी, तो उनके लिए जो है थोड़ा सा अलग अरेंजमेंट आपने किया था। ये सारी की सारी व्यवस्था वगैरह जो है आपको देखने के लिए मिल रही थी, ये सारी की सारी व्यवस्था जो है यहां पर की गई थी। अब ये तो खैर कैबिनेट मिशन का प्रपोजल था, अगर देश इसके अनुसार बनता तो फिर इस तरीके का दिखता आपको, मगर आज की तारीख में जो देश बनकर आपका तैयार हुआ वो कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है जी। नेपाल तब भी इंडिया आपका पूरे इंडियन फेडरेशन का पार्ट नहीं था, आज भी इंडियन फेडरेशन का पार्ट नहीं है। बांग्लादेश जो है वो आपका कटकर अलग हो चुका है, मगर बांग्लादेश के साथ में जो असम और नॉर्थ ईस्ट का एक ठीक ठाक इलाका उसके साथ में जा रहा था बंगाल में उस वक्त में, वो सारा इलाका आज की तारीख में इंडिया का पार्ट है। इसी तरीके से फिलहाल कुछ वक्त के लिए जो पाकिस्तान आपका बनकर तैयार हुआ है वो हिस्सा आपका पूरा कटकर अलग हो गया, तो यहां से जो है अभी कुछ वक्त के लिए आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर्स वगैरह डली हुई हैं। इस तरीके से जो है ये इंडिया का जो आज का पॉलिटिकल मैप है वो काफी हद तक अलग है उस वक्त का जो आपका कैबिनेट मिशन का जो प्रपोजल था उसके अनुसार। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात है, ये सारा का सारा जो प्रिंसली स्टेट्स वगैरह हैं, काफी बड़े लेवल पर जो है प्रिंसली स्टेट्स वगैरह हैं, इन सबका इंटीग्रेशन इंडिया में अच्छी तरीके से हो गया है। इनको जिस तरीके की ऑटोनॉमी उस वक्त फेडरेशन में मिलने वाली थी वो सारी ऑटोनॉमी अब कुछ नहीं मिली, वो सारा का सारा जो है थैंक्स टू सरदार पटेल वो सारा का सारा जो हिस्सा है हिंदुस्तान में ढंग से मिला लिया गया। तो अब ये जो आपके दो हिस्से हैं जो फिलहाल कुछ वक्त के लिए इंडिया से अलग हैं, इनका क्या होगा आगे फ्यूचर में वो नहीं कहा जा सकता, मगर एक तरीके से पार्टीशन एक बूंद साबित हुआ है। इस तरीके
तरीके से, क्योंकि आज के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बनने के चलते अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में आपका एक बफर स्टेट आ गया। अब पहले होता यह था कि जितने नॉर्थ ईस्ट थे, नॉर्थ वेस्ट थे आपके, जो भी आपके इन्वेडर्स वगैरह आते थे तो वो इंडिया में एंटर करते थे। अब इंडिया में एंटर करने के बाद उनको पाकिस्तान में एंटर करना पड़ेगा, और पाकिस्तान वालों की समस्या बन गई जो हमारी समस्या बनी हुई थी। उसी का नतीजा है कि तालिबान के साथ में इनके जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वो सब इनको देखना पड़ रहा है। नहीं तो वो अगर ये इंडिया का पार्ट होता आज की तारीख में, शायद वो सारी हरकतें हमें बर्दाश्त करना पड़ रही होती। तो एक तरीके से ये आज के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन गया है। बट ठीक है, बॉर्डर पे काफी इश्यूज जे.एंड.के में हमारे लगे हुए हैं, इनके साथ में वो सारी चीजें हैं, मगर ये डिफरेंस एक निकल कर आया है। ये सारा का सारा इलाका प्रिंसली स्टेट का, कश्मीर की बात कर लें, राजस्थान पूरा का पूरा लगभग, गुजरात का एक बड़ा पोर्शन, नीचे आपका हैदराबाद दक्कन का इलाका, यहाँ पे सेंट्रल प्रोविंस का एक ठीक ठाक पोर्शन, उड़ीसा का इलाका, मयूरभंज वगैरह का, यहाँ पर आपका मैसूर की रियासत, यहाँ पे त्रावणकोर की रियासत, ये सब के सब जो अपनी अपनी फैंटेसी बना के बैठे थे कि नया नया देश बनाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो सारी चीजें खत्म हो गई। यहाँ पे आपका अरुणाचल के आसपास का जो पूरा ये जो इलाका है, ये सारे जो प्रिंसली स्टेट्स वगैरह हैं, सबको हिंदुस्तान में मिलाकर फॉर्मली हिंदुस्तान का पार्ट बना लिया गया। और आज की तारीख में डिसइंटीग्रेशन का ख्याल भी किसी के जहन में नहीं आता। एक मजबूत और एक सशक्त देश के तौर पे हम लोग निकल कर आए, तो वो उस वक्त में कुछ आपके पॉलिटिकल लीडर्स का आप कह सकते हैं कि सरदार पटेल हो गए और उनके साथ जिन लोगों ने मदद की थी प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन की, उनका साथ था। तो ये जो है एक डिफरेंस आपको दोनों देशों में देखने के लिए, दोनों जो आपके देश हैं उसमें देखने के लिए मिल रहा है। एक अगर कैबिनेट मिशन प्लान मान लिया गया होता तो क्या होता, और एक जब ये कैबिनेट मिशन प्लान नहीं माना गया तो फिर जिस तरीके से देश निकल कर आया। चले, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है अपना खत्म होता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा और बड़ा करके इसमें आपको लगा के दिखाया है ताकि और आपको इलाबोरेट कर समझ में आए कि अपना क्या स्थिति है। अगर आप ओवरऑल टेरिटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो लगभग 1/3 के आसपास का इलाका हमारा निकल गया हाथ से। काफी हद तक पॉपुलेशन वगैरह भी कम हो गई, लगभग आप कह सकते हैं 16-17 करोड़ बांग्लादेश की मान लें, 22-24 करोड़ आपकी पॉपुलेशन पाकिस्तान की मान लें, तो 42 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन कट के अलग हो गई और लगभग 1/3 से ज्यादा इलाका चला गया। बट फिर भी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आज की तारीख में कहीं ना कहीं नुकसानात हुए हैं, बहुत तमाशे बने सारी चीज़ें हुई, बट कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक, कम से कम हम इस तरफ की तो बात कर सकते हैं कि एक ठीक ठाक जो है टाइम हमारा चल रहा है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये इंडिया का अपना पॉलिटिकल मैप है, इसको और इसके अलावा आपका जो कैबिनेट मिशन प्लान का मैप है उसको भी मैंने अलग से लगवा दिया है ताकि आप लोग इसको भी अच्छे से देख लीजिए कितना बड़ा इलाका जो है आपके हाथ से जा रहा था प्रिंसली स्टेट्स के फॉर्म में। अगर प्रिंसली स्टेट्स को अपने मन की करने का मौका मिल जाता और पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश अलग हो गया, मगर प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन कर हिंदुस्तान को काफ़ी हद तक जो है मजबूत कर लिया गया। चलें, तो इसी नोट पर अपना आज का जो सेशन है वो समाप्त होता है। यहाँ पे अपने सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन के वो खत्म होता है, एंड इसी के साथ सत्र भी अपना समाप्त होता है। नेक्स्ट अब अपना जो सेशन रहेगा उसमें जब अपन मिलेंगे तो इसी तरह से जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वगैरह के बारे में बातचीत करेंगे, बट वो सारी की सारी बातचीत नेक्स्ट सेशन में। फिलहाल आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। एंड करने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मैग्नेट ब्रेन्स पर सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। मतलब ये कि यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई आपको फीस नहीं देना पड़ती, कोई आपको यहाँ पे पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, आपको सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अगला सवाल आप मेरे से ये पूछोगे कि आखिर ये सारा का सारा कंटेंट आप एक्सेस कैसे कर सकते हो, तो उसका जवाब ये है कि एक तरीका इसका ये है कि आप इसको यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर सारी प्लेलिस्ट उस पर डली हुई है। दूसरा तरीका यह है कि आप इसको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर देख सकते हैं, और तीसरा तरीका जो शायद सबसे अच्छा तरीका है, आप मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर वहाँ पर भी सारे के सारे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सीबीएसई इंग्लिश मीडियम में, सीबीएसई हिंदी मीडियम में, एनटीएससी, ओलंपियाड, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सबका कंटेंट जो है, सबका हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट जो है देखने के लिए मिलेगा। तो इसको, और ये आपके मोबाइल फ़ोन पर भी चल जाएगा, ये आपके टैबलेट पर भी चल जाएगा, ये आपके पीसी पर भी चल जाएगा। तो इसका जितना हो सके उतना ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, जितना हो सके उतना ज़्यादा इस वेंचर से अपने आप को बेनिफिट करें। बिसाइड दिस हमें ये भी पता है कि आपको रिवीजन वगैरह के लिए नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए नोट्स जो हैं वो हार्ड कॉपी बुक्स और सॉफ्ट कॉपी ई बुक्स के फॉर्म में भी लेकर आया है। तो वहाँ इनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं, इनके लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो इनका भी जो है बेनिफिट
उठाएं और इन सब की मदद से जितना हो सके अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को जो है आप इन्हांस करें, अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करें। इसके अलावा अगर आपकी पहचान में, आपकी नज़र में कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है जिसको आपको लगता है कि मैग्नेट ब्रेन्स की ज़रूरत है बट उन्हें पता नहीं है मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में, तो उन्हें भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताएं, उन तक भी जो है ये हमारे इस वेंचर को लेकर जाएं, जिसके तहत हम लोग हर एक बच्चे तक हिंदुस्तान के, इनफैक्ट वर्ल्ड के क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर जाना चाहते हैं। तो सब तक ये सारा का सारा कंटेंट पहुंचाएं, अपना भी भला करें, दूसरों का भी भला करें, तरक्की और सफलता और उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ते चलें। ज्ञान से बड़ा कोई एम्पावरमेंट नहीं होता, ज्ञान से बड़ा कोई सशक्तिकरण नहीं होता, ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। नॉलेज जो है जितना गेन करेंगे उतने शक्तिशाली होते चले जाएंगे। इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। थैंक यू। जय हिंद।